Hey guys, welcome to Tuition Wala Foundation. I'm your biology and chemistry educator Anjali. I hope you all are doing very well. तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 14, द ह्यूमन एवोल्यूशन. ओके, नाम से ही हमें पता चल रहा है इवोल्यूशन, यानी कि कोई पुरानी चीज से किसी नए चीज का बनना इज नथिंग बट द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एवोल्यूशन. अब हम आते हैं कि आपके टेक्स्ट बुक में जो डेफिनेशन दी है एवोल्यूशन की वो क्या होती है. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. व्हाट इज एवोल्यूशन? द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन एंड द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. इवोल्यूशन होता क्या है? हम हर बार बोलते हैं ह्यूमंस मंकीज या एप्स से इवॉल्व हुए हैं. व्हाट डज दैट एग्जैक्टली मीन्स कि इवॉल्व होना एग्जैक्टली होता क्या है? क्या चेंजेस आए हैं मंकी, एप्स और हम ह्यूमंस में? तो एवोल्यूशन मीन्स complex life which has the complex life that has been emerged. एक complex life का emergence होना from a simple life form. ठीक है, एक complex life form का evolve होना यानी emerge होना from the simple life form through millions of years, through ROUGH, through million of years. Okay, million of years में ये changes होते हैं, resulting, or you can say the result of slow and continuous process, result of the slow and continuous process. So this is all about evolution. एवोल्यूशन की बेसिक डेफिनेशन ये है कि एक कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म कैसे एमर्ज हुई है. एक कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म एमर्ज हुई है फ्रॉम अ सिंपल लाइफ फॉर्म थ्रू मिलियन ऑफ ईयर्स, यानी कि बहुत साल, मिलियन ऑफ ईयर्स के रिजल्ट स्लो और कंटिन्यूस प्रोसेस का. ओके, एक ऐसा प्रोसेस हुआ जो कि बहुत ही ज़्यादा स्लो था बट कंटिन्यूस हो रहा था विदाउट एनी गैप इन बिटवीन. स्लो और कंटिन्यूस प्रोसेस मिलियंस ऑफ ईयर तक होता गया जिससे एक सिंपल लाइफ फॉर्म का कन्वर्जन हुआ एक कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म में. Is this thing clear? So this is all about evolution. Complex life form that has been emerged from simple life form through a million of years, results of the slow and continuous process. अब यहाँ पे ये जो एवोल्यूशन था ये तो हमने प्रोसेस देख लिया कि स्लो और कंटिन्यूस प्रोसेस हो रहा था जिससे कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म बन गई सिंपल लाइफ फॉर्म से. बट ये प्रोसेस किस वजह से हो रहा था, हमें इस प्रोसेस का रीज़न अब तक नहीं पता है. तो इसका रीज़न, देयर हैज़ बीन मैनी थियरीज अबाउट इट. बहुत सारी थियरीज आई हैं. एमर्जेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, यानी कि अर्थ पे पहला जीव कैसे आया, उसके ऊपर बेस्ड बहुत सारी थियरीज है, जिसमें से सबसे पहली थियरी है गॉड्स क्रिएशन. सबसे पहली थियरी. नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट गॉड्स क्रिएशन, तो अर्लियर डेज में ये माना जाता था कि हर एक ह्यूमन भगवान ने आसमान से बना के धरती पे भेजा है. ठीक है, दिस वॉज द बेसिक आइडियोलॉजी ऑफ द पीपल अबाउट द एवोल्यूशन, यानी कि सबसे पहला जीव जो धरती पे आए वो गॉड्स के क्रिएटेड क्रीचर्स थे. ठीक है, दे हैवंट एक्सप्लेन एनी पर्टिकुलर थियरी अबाउट दैट. ओके, सो इस वजह से इस थियरी का कोई वेल नोन प्रूफ अब तक नहीं मिला है. दैट्स व्हाई दिस थियरी हैज बीन रिजेक्टेड. नेक्स्ट आती है तुम्हारी थियरी ऑफ इनहेरिटेड कैरेक्टर्स. ये थियरी जो है, थियरी ऑफ इनहेरिटेड कैरेक्टर्स, ये कुछ हद तक सही है. वाई बिकॉज हम लोग के यहाँ पे थियरी ऑफ इनहेरिटेंस में ये कहा है इनहेरिटेड कैरेक्टर. नाम से पता चल रहा है इनहेरिटेड कैरेक्टर्स, यानी ऐसे कैरेक्टर जो हमने हमारे
पूर्वजों से इनहेरिट किए हैं, जो हमें हमारे एंसेस्टर्स से आए हैं। अब ये क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, जब हम इस थियोरी को डेप्थ में पढ़ेंगे तब विल कम टू नो कि व्हाट डज दिस थियोरी एक्चुअली एक्सप्लेन्स। ओके, फिलहाल इतना याद रखना कि ये थियोरी बेस्ड होती है ऐसे कैरेक्टर्स पे जो हम हमारे एंसेस्टर्स से इनहेरिट करते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज स्पेशल क्रिएशन। स्पेशल क्रिएशन, दिस थियरी मीन्स विच इज समवॉट रिलेटेड टू गॉड्स क्रिएशन। ठीक है, स्पेशल क्रिएशन इज समवॉट रिलेटेड टू गॉड्स क्रिएशन, यानी कि जो गॉड ने प्लांट्स के अपार्ट, ऐसा बोला जाता है कि प्लांट्स के अपार्ट ऐसे कुछ क्रिएचर्स आए हैं जो हम ह्यूमंस और कोई और लिविंग बीइंग, नॉट ओनली पर्टिकुलर अबाउट ह्यूमंस, हर लिविंग बीइंग को एक स्पेशल वे में क्रिएट किया गया है अपार्ट फ्रॉम दी प्लांट्स ऑन अर्थ। देयरफॉर दिस थियरी इज ऑल्सो नोन एज अबाउट द स्पेशल क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। द नेक्स्ट थियरी इज theory of natural selection. Theory of natural selection. Now this particular theory is the most widely accepted theory in evolution of human being. Human being के evolution में अपार्ट फ्रॉम दीज थ्री थियोरीज सबसे वाइडली एक्सेप्टेड थियोरी है आपकी थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नाम से ही हम लोग इस थियोरी का अंदाजा लगा सकते हैं। नेचुरल सिलेक्शन यानी कि ऐसे क्रीचर्स जिनको नेचर ने ऐसे क्रीचर्स को खुद सिलेक्ट किया है जो उसमें सरवाइव होने की कैपेबिलिटी रखते हैं। इज दिस थिंग क्लियर? थियरी ऑफ नेचुरल क्रिएशन स्टेट्स दैट द नेचर इटसेल्फ हैज सिलेक्टेड दोज इंडिविजुअल दैट हैज द कैपेसिटी टू सर्वाइव इन इट। जो उस नेचर, उस चेंजिंग नेचर में सर्वाइव नहीं कर पाते वो इवेंचुअली डाई हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है? नेचर अपने आप में ऐसे चेंजेस लाता है जिसकी वजह से वो सिलेक्ट कर सके कि ये इंडिविजुअल मेरे में सर्वाइव कर सकता है, ये इंडिविजुअल मुझ में सर्वाइव नहीं कर सकता है। ओके, तो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थियरी फॉर ह्यूमन एवोल्यूशन इज द थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. So these are the two theories about which we are going to study in depth further ahead in this chapter. ओके, सो बेसिकली हमने इस चैप्टर में अभी तक क्या देखा? अब तक हमने इस चैप्टर में देखा कि व्हाट इज एवोल्यूशन. व्हाट इज एवोल्यूशन? कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म emerged from the simple life form through million of years, results of a slow and a continuous process. This is the definition of evolution. See children, what happens is that ना, अगर आप definition को एक लाइन में पढ़ेंगे ना तो it would somehow at some point become difficult for you to remember. आप तुरंत तो याद कर लेंगे बट उसको लास्ट तक रिमेंबर करने के लिए it becomes very difficult. Okay, तो that's why I have given you in this format. अगर इस फॉर्मेट में आप डेफिनेशन को याद करेंगे ना तो you will come, तो अगर आप इसको 3-4 दिन बाद भी पढ़ेंगे ना तो you'll come to remember each and every line of it. Okay, तो it would be very easy to remember kind of trick. Okay, now we are coming back to the theories of evolution. सबसे पहली थियोरी थी गॉड्स क्रिएशन. ठीक है, नेक्स्ट थी थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस कैरेक्टर, इसके बारे में हम डेप्थ में पढ़ेंगे. देन स्पेशल क्रिएशन यानी कि गॉड ने प्लांट के अलावा ऐसे क्रिएशंस, ऐसे क्रीचर्स को स्पेशली क्रिएट किया है जो लिविंग बींग्स कहलाते हैं. ओके, देन लास्ट थियोरी इज द थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थियोरी ऑफ एवोल्यूशन. अच्छा, मैं अगर इस एवोल्यूशन की बात करूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एवोल्यूशन प्रोसेस, आई एम रबिंग आउट दिस पार्ट. तो अगर मैं इस एवोल्यूशन की प्रोसेस की बात करूं तो इस प्रोसेस में बेसिकली हो क्या रहा है, हमारे एंसेस्टर्स और हम में ज़्यादा फर्क नहीं है. वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन अस. द ओनली डिफरेंस इन एवोल्यूशन इज फिजिकल कैरेक्टर्स and some chemical changes and some changes in chemical properties, or changes in chemical property occurs. ओके, सो बेसिकली इवोल्यूशन में होता क्या है, फिजिकल कैरेक्टर्स में चेंजेस होते हैं, फिजिकल कैरेक्टर चेंजेस. Along with this, the changes in chemical properties also takes place, and this finally results in the difference between the ancestors. This results in difference
between the ancestors and the new generations. Clear with this thing? Okay. So ये थी हमारी फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज एवोल्यूशन रिलेटेड डिटेल्स. सबसे पहले हमने व्हाट इज एवोल्यूशन में क्या देखा, द डेफिनेशन ऑफ एवोल्यूशन. क्या डेफिनेशन थी, कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म emerged फ्रॉम सिंपल लाइफ फॉर्म थ्रू मिलियन ऑफ ईयर्स, रिजल्ट इन स्लो एंड कंटिन्यूस प्रोसेस. फिर हमने थियोरीज देखी, कितनी, 4 थियोरीज. कौन सी, गॉड्स क्रिएशन, देन थियोरी ऑफ inheritable characters, and then special creation, which is somewhat related to God's creation only, and the last theory, the theory of natural selection, the most widely accepted theory. ओके, द नेक्स्ट हमने क्या देखा कि एवोल्यूशन जो होता है एंसेस्टर्स और हमारी न्यू जनरेशन के बीच में जो डिफरेंस होता है वो क्यों होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन फिजिकल कैरेक्टर्स एंड ऑल्सो इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द इंडिविजुअल. क्लियर विद दिस पॉइंट्स? ओके. Now we'll be starting out with the topic number 2, theories of evolution. मैंने क्या कहा था अभी, हम 2 थियोरीज के बारे में डेप्थ में देखने वाले हैं विद इन दिस चैप्टर. सो अमंग दिस आपकी पहली थियोरी आती है, सेकेंड टॉपिक इज योर थियोरीज ऑफ एवोल्यूशन. थियोरीज ऑफ एवोल्यूशन. ओके, इसमें हम कौन सी थियरीज देखने वाले हैं, एज आई हैव टोल्ड यू प्रायर ओनली हम 2 थियरीज के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहली थियरी आपकी दी गई है इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर्स. ओके, तो द वेरी फर्स्ट थियरी इज इनहेरिटेंस of acquired QUIRED characters. Okay, theories of inheritance of acquired characters. नेम से हमें क्या पता चल रहा है, इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस वर्ड हमने पहले भी सुना है, किसी भी चीज़ को इनहेरिट करना यानी कि किसी भी चीज़ का एडॉप्शन करना. ओके, उस चीज़, उस कैरेक्टर या उस जीन को अपने आप में एडॉप्ट कर लेना इज इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस ऑफ द अक्वायर्ड कैरेक्टर. व्हाट डू यू मीन बाय अक्वायर्ड कैरेक्टर? यानी कि ऐसे कैरेक्टर्स जो हमारे एंसेस्टर ने अक्वायर किए थे, ऐसे कैरेक्टर और ऐसे फिजिकल या केमिकल चेंजेस जो हमारे एंसेस्टर में ऑकर हुए थे और वही चेंजेस हमने बस इनहेरिट किए हैं. क्लियर विद द डेफिनेशन? इसका मतलब यही है कि चेंजेस कहाँ हुए थे, चेंजेस हुए थे एंसेस्टर्स में, बट उनको हमने क्या किया है, सिर्फ इनहेरिट कर लिया है, यानी अडॉप्ट किया है. क्लियर विद दिस थिंग? नाउ दिस थियोरी वाज गिवन बाय अ फ्रेंच बॉटनिस्ट. दिस थियोरी वाज गिवन बाय अ फ्रेंच बॉटनिस्ट. और उस बॉटनिस्ट का नाम क्या था? उस बॉटनिस्ट का नाम था जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क. ओके, or you can also call it as the Lamarck's theory. The scientist name was Jean-Baptiste de Lamarck, a French botanist. He was basically a French botanist जिनका नाम था Jean-Baptiste de Lamarck, और you can also call it as only de Lamarck's theory. अब ये डी लेमार्क ने क्या थियोरी दी थी? तो अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी ऑर्गेनिज्म चेंजेस फिजिकली ऑन डिमांड ऑफ चेंजिंग ऑर्गेनिज्म. अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी, इस थियोरी के हिसाब से होता क्या था? अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी ऑर्गेनिज्म चेंजेस ओनली फिजिकली. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ कीवर्ड्स होते हैं हर थियोरी में जो एक थियोरी को दूसरी थियोरी से डिफर करते हैं. इस थियोरी का कीवर्ड है फिजिकल चेंजेस, ओनली एंड ओनली फिजिकल चेंजेस ड्यू टू changing environment. Clear?
दे पास ऑन दीज कैरेक्टर टू देयर ऑफस्प्रिंग। सो बेसिकली उसको पढ़ने से पहले इतनी इसकी थियोरी की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो थियोरी का नाम क्या है? थियोरी का नाम है इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर। मैंने पहले ही नाम आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब ये देखते हैं कि थियोरी दी किसने है। तो इट वॉज गिवन बाय अ फ्रेंच बॉटनिस्ट हुज नेम वॉज जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क। पूरा नाम नहीं याद हो रहा, कोई जरूरत नहीं है, जे डी लेमार्क। ओके, जे डी लेमार्क। क्लियर विद दिस थिंग? नेक्स्ट, इस थियोरी की डेफिनेशन क्या है? थियोरी का की पॉइंट क्या है? तो थियोरी का की पॉइंट है चेंज इन ओनली फिजिकल अपीयरेंस, यानी कि फिजिकली चेंज होना। अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी ऑर्गेनिज्म सिर्फ और सिर्फ फिजिकल चेंजेस अडॉप्ट करता है इन order to fit itself within the changing environmental condition। अपने आप को बदलते environment में ढालने के लिए, अपने आप को बदलते environment में ढालने के लिए जो physical, only physical changes एक organism अपने आप में adopt करता है, that is the inheritance of acquired characters theory। Clear? अब यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें, आई होप आपने ये सब लिख लिया होगा। नाउ इस थियोरी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें ये हैं कि जब ये थियोरी आई थी तब लेमार्क ने, द ईयर इज नॉट मेंशन्ड इन योर बुक एज वेल, व्हाट इज मेंशन्ड इज दैट लेमार्क ने इस थियोरी की दी कैसे, मतलब लेमार्क ने ऐसा क्या स्टडी किया जिसके बेसिस पे उसने ये थियोरी दी। तो लेमार्क स्टडीड द फॉसिल्स, लेमार्क स्टडीड द फॉसिल्स एंड उस फॉसिल्स को एंड ही related them to present human, he related them to the present human। ओके, लेमार्क ने क्या किया कि उसने ये थियोरी दी, ऐसा कुछ उसने स्टडी तो की होगी पहले बिफोर गिविंग द थियोरी। तो लेमार्क ने सबसे पहले क्या स्टडी किया? लेमार्क स्टडीड द फॉसिल्स, उसने पहले फॉसिल्स की स्टडी की एंड आफ्टरवर्ड्स उन फॉसिल्स को उसने प्रेजेंट जनरेशन ह्यूमन बीइंग से रिलेट किया एंड आफ्टर रिलेटिंग दीज थिंग्स उसने ये थियोरी को पब्लिश किया है। क्लियर विद दिस थिंग? अब इस थियोरी के टू मेन प्रिंसिपल्स उसने दिए। आफ्टर डूइंग फॉसिल स्टडी एंड रिलेटिंग इट विद द प्रेजेंट ह्यूमन, उसने दिए टू प्रिंसिपल्स। क्या दिए उसने? टू प्रिंसिपल्स। अब ये टू प्रिंसिपल्स क्या हैं? तो सबसे पहला है यूज एंड डिसयूज, सेकेंड है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। फर्स्ट इज यूज एंड disuse and second is inheritance of acquired characters। clear? now यहाँ तक बात समझ में आ गई है। यहाँ तक क्या देखा हमने? स्टार्टिंग इस थियोरी की थी कि इट वॉज गिवन बाय अ फ्रेंच बॉटनिस्ट नेम लेमार्क। ओके, सिंपल नाम रख लो। बेसिकली उसका नाम था जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर दैट नेम, सो जस्ट रिमेंबर लेमार्क्स थियोरी। उसने ये थियोरी में क्या बताया कि ऑर्गेनिज्म चेंजेस फिजिकली इन ऑर्डर टू फिट देमसेल्फ इन दी चेंजिंग एनवायरनमेंट। ऑर्गेनिज्म में सिर्फ फिजिकल चेंजेस हुए थे, ठीक है। अब ये स्टडीज उसने कैसे की? तो उसने फॉसिल्स के बारे में स्टडी की, फॉसिल्स को प्रेजेंट ह्यूमन से रिलेट किया एंड देन दो प्रिंसिपल ऑफ दिस थियोरी उसने कंक्लूड किए। सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है? यूज एंड डिसयूज। सेकेंड इज योर इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो लेट्स स्टडी द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इट विच इज यूज एंड डिसयूज। द टू प्रिंसिपल्स वर यूज एंड डिसयूज एंड इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर। ओके, सो लेट्स स्टडी द फर्स्ट प्रिंसिपल। सबसे पहला प्रिंसिपल था यूज एंड डिसयूज। नाम से पता चल रहा है वेदर इट्स क्या होगा, यूज एंड डिसयूज, क्या यूज करेंगे क्या डिसयूज। तो वेरी सिंपल है। इस थियोरी के अकॉर्डिंग ऑर्गन्स या फिर हमारे बॉडी के कोई भी ऐसे पार्ट्स, ओके, बॉडी पार्ट्स और ऑर्गन्स that are used frequently they become strong and larger. Clear?
and body parts or the organs that are used rarely, मतलब बहुत कम यूज होता है, either rarely or not used at all. बॉडी के ऐसे ऑर्गन्स या पार्ट जिनको हम बहुत ही ज़्यादा रेयरली यूज़ करते हैं या फिर यूज़ ही नहीं करते, नॉट यूज्ड एट ऑल, दे डिटोरिएट का मतलब समझ में आता है, डिटोरिएट यानी कि डैमेज्ड और यू कैन से डिस्ट्रॉयड, सिंपल डिस्ट्रॉयड. This is the meaning of deteriorate. Okay, don't write damage, just write destroyed. Clear? So this is all about the Lamarck's theory. ये थे लेमार्क्स थियरी का सबसे पहला प्रिंसिपल. पहला प्रिंसिपल क्या कहता है? यूज एंड डिसयूज. सो फर्स्ट लाइन स्टेट्स अबाउट द यूज. यूज यानी कि क्या? बॉडी के ऐसे पार्ट्स या फिर ऑर्गन्स दैट आर यूज्ड फ्रीक्वेंटली. बॉडी के ऐसे पार्ट्स या फिर ऑर्गन्स दैट आर यूज्ड फ्रीक्वेंटली, उनको हम बोलते हैं यूज ऑर्गन, जो कि बहुत ही ज़्यादा लार्ज अमाउंट में यूज़ होते हैं एंड टाइम आफ्टर टाइम, जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं. एंड नेक्स्ट डिसयूज में आते हैं बॉडी के ऐसे पार्ट्स या ऑर्गन जिनको हम बहुत ही ज़्यादा रेयरली यूज़ करते हैं, जिनको हम बहुत ही ज़्यादा रेयरली यूज़ करते हैं या फिर बिल्कुल ही यूज़ नहीं करते हैं, उनको हम बोलते हैं दे माइट बी डिसयूज्ड and that results into the deterioration. deteriorate होना यानी कि किसी भी चीज़ का डिस्ट्रक्शन होना, डैमेज होना. क्लियर विद दिस थिंग? तो ये था हमारी थियोरी का सबसे पहला प्रिंसिपल, यूज एंड डिसयूज. ओके, सो अब हम आते हैं इस थियोरी के सेकेंड प्रिंसिपल पे, विच इज द नेम ऑफ दिस थियोरी, इनहेरिटेंस ऑफ द अक्वायर्ड कैरेक्टर. द सेकेंड प्रिंसिपल इज इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर. Principle 2, inheritance of acquired characters. This is the second principle. First principle was use and disuse. Second principle of inheritance of acquired character. अब यहाँ पे क्या होता है, जो फर्स्ट प्रिंसिपल था हमारा, फर्स्ट प्रिंसिपल में क्या था? ऑर्गन्स जिसको फ्रीक्वेंटली यूज किया दैट आर कॉल्ड, दैट बिकम स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्गर, एंड ऑर्गन्स जिसको बिल्कुल ही यूज नहीं किया या फिर बहुत ही रेयरली यूज किया, दे माइट बी डिटोरिएट यानी कि डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे. ओके, वैसे ही इनहेरिटेंस में वो कैरेक्टरिस्टिक्स पासिंग ऑन द कैरेक्टर्स, passing on the characters that are suitable for survival from one generation, that are suitable for survival from one generation to other generation. Okay, to other generation. Clear? तो इस थियोरी का मतलब क्या है कि द सेकेंड प्रिंसिपल स्टेट्स दैट ऐसे कैरेक्टरिस्टिक को हम पास ऑन करते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, जो हमारी आने वाली जनरेशन्स को सर्वाइव होने में हेल्प करे. सो देयरफॉर इस दोनों प्रिंसिपल का एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ जिराफ. ओके, नाउ ये जिराफ का एग्जाम्पल ही क्यों लिया है? सो देयर वाज अ क्वेश्चन इन अर्लियर टाइम्स कि व्हाई डज जिराफ हैज़ अ लॉन्ग नेक. जिराफ की जो नेक होती है वो लॉन्ग कैसे हुई? वॉज इट सिंस द एंसेस्ट्रल टाइम, यानी कि जब जिराफ के एंसेस्टर से ही ये लॉन्ग नेक आ रही है, या फिर जिराफ के और भी ऐसे एंसेस्टर्स होंगे जिनकी नेक उतनी लॉन्ग नहीं होगी? तो इसका रीज़न ये है, इन दोनों प्रिंसिपल्स इसी एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किए गए थे. ठीक है, पहले यहाँ देखना, earlier giraffe was fed on ground grass.
और यू कैन से ऑन ग्राउंड मटेरियल, यानी कि जो ग्राउंड लेवल पे उसको मटेरियल मिलते थे, या जैसे कि घास या फिर और भी कोई छोटे छोटे ट्रीज या छोटे छोटे प्लांट्स, उन पे जिराफ पहले उनको खाता था, ठीक है। बट लेटर ऑन when these ground substances, when these ground material becomes scarce, यानी कि in ground material scarcity, यानी कि जो ग्राउंड मटेरियल थे यानी घास या स्मॉल प्लांट, उनकी क्या हो गई, उनकी हो गई स्कैरसिटी। एंड बिकॉज ऑफ दिस स्कैरसिटी जिराफ इज नाउ ट्राइड टू ईट, जिराफ हैज नाउ ट्राइड टू ईट द लीव्स ऑफ ट्रीज, द लीफ ऑफ ट्रीज। उसने सोचा कि चलो ग्राउंड में अभी घास और पौधे खत्म हो गए, तो अब मुझे झाड़ पे लगे फूल पत्ते ही खाने पड़ेंगे। तो वो खाने के लिए, एंड फॉर दिस रीजन जिराफ एक्सटेंडेड हिज नेक एंड आर्म रीजन। ओके, तो ये जिराफ ने लाया फिजिकल चेंज, यानी कि जिराफ वॉज अर्लियर फेड ऑन द ग्राउंड मटेरियल, बट जैसे ही ग्राउंड मटेरियल की स्कैसिटी हो गई तो जिराफ ने सोचा अब मुझे पेड़ पे लगे फूल पत्ते खाने होंगे। एंड उसको खाने के लिए जिराफ ने अपने आप में कौन सा फिजिकल चेंज लाया, तो जिराफ ने अपने नेक और आर्म को एक्सटेंड कर दिया। क्या कर दिया? एक्सटेंड। तो यहाँ पे आता है हमारा प्रिंसिपल नंबर 1, यूज एंड डिसयूज। तो उसने यहाँ पे यूज किया अपना कौन सा बॉडी पार्ट, नेक एंड आर्म्स। इसको उसने इतना एक्सटेंसिवली यूज किया कि इसमें आ गए फिजिकल चेंजेस, एंड दिस नेक एंड आर्म बिकम्स लॉन्गर, दे बिकम्स लॉन्गर। ये आ गए हमारा फिजिकल चेंज, और यही फिजिकल चेंज जो है ये पास हुआ है जनरेशन टू जनरेशन। इट इज पास्ड ऑन टू generations. Clear? So in this way ये दोनों प्रिंसिपल आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिए। पहला प्रिंसिपल कैसे एक्सप्लेन किए, जिराफ ने अपना नेक को इतना एक्सटेंड किया कि क्योंकि उसको ट्रीज से लीफ खाने थे, उसके लिए जिराफ ने अपने नेक को इतना एक्सटेंड किया कि वो आखिरकार लॉन्ग हो गया। ओके, जिराफ की नेक लॉन्ग हो गई, एंड दिस लॉन्ग नेक, ये जो एक फिजिकल कैरेक्टर है, ये जनरेशन टू जनरेशन जिराफ की पास ऑन होते गए। क्लियर विद दिस थिंग? तो यहाँ से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है about the two principle of the theory number 1, inheritance of the acquired character or Lamarckism. This theory is also known as Lamarckism. Wait, it is also known as Lamarckism. Clear? Now we'll be moving towards the next theory. Next theory is the theory of natural selection. थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जैसे मैंने आपको बता दिया था, दिस थियोरी एक्सप्लेन्स दैट इंडिविजुअल्स आर सिलेक्टेड नेचुरली बाय द नेचर, यानी नेचर इंडिविजुअल को खुद सिलेक्ट करता है कि कौन सा इंडिविजुअल उसमें फिट है सर्वाइव होने को और कौन सा फिट नहीं है। ओके, बिफोर स्टडिंग द थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, यहाँ पे मैं थियोरी नंबर 1 का ही एक एग्जाम्पल देती हूँ। हमने 2 पॉइंट्स पढ़ लिए, यूज्ड ऑर्गन पढ़ लिया, इनहेरिटेंस कैरेक्टर पढ़ लिया। नो व्हाट अबाउट द ऑर्गन्स दैट आर नॉट यूज्ड? तो फर्स्ट प्रिंसिपल जो था यूज एंड डिसयूज से रिलेटेड, यूज एंड डिसयूज से रिलेटेड, उसका एक बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल मैं बताती हूँ आपको, अभी तक जो एग्जिस्ट कर रहे हैं वो है वेस्टिजियल organs. Okay, those are the vestigial organs in humans. Vestigial organs का मतलब क्या है? These organs were important in early period, in earlier years of human evolution, but
now they are useless, they have no use. These are called vestigial organ. ऐसे organ जो हमारी body में पहले अभी भी present है, but still present in us. ऐसे ऑर्गन्स जो पहले किस टाइम पे, अर्ली ह्यूमन इवोल्यूशन जब हो रहा था उस टाइम पे ये ऑर्गन्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते थे, बहुत ही ज़्यादा रेट में यूज़ होते थे. बट नाउ दे आर यूजलेस. अभी इनका कोई फंक्शन नहीं है, बट स्टिल दे आर प्रेजेंट इन आर बॉडी, जिसके बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं आपके पास. सबसे पहला एग्जाम्पल मैं अगर बोलूँ तो वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल इज योर, these are the examples of vestigial organ. Very first example is your wisdom teeth. Okay, अब ये wisdom teeth क्या होता है? तो you have studied molars, premolars, incisors and canines. Incisors, canines, premolars and molars. You know about these teeth. Okay, तो यहाँ पे लास्ट में कौन से आते हैं? मोलर टीथ. और इन्हीं मोलर टीथ, the last molar teeth, these last molar teeth are your wisdom teeth. Why are they called the last teeth? They are the last teeth just because they grow at the age of 17 to 20 years. Clear with this thing? So that's why we call wisdom teeth as the last molars. We know, इधर पे incisors होते हैं, 2 pairs of incisors, then canines, then premolars and molars. तो जो लास्ट के molars teeth होते हैं ना, वो लास्ट वाले, सबसे लास्ट वाले मोलर टीथ्स को हम कहते हैं विजडम टीथ. वाई आर दे कॉल्ड द लास्ट टीथ? बिकॉज ये सबसे लेट ग्रो होते हैं हमारी बॉडी में. दे ग्रो एट द एज ऑफ 17 to 20 ईयर्स. क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका वेरी वेल नोन एग्जाम्पल इज योर ईयर पिन्ना. पिन्ना ऑफ ईयर. दिस रीजन, दिस ईयर पिन्ना, does it have any function in humans? No, it is just a canal type system. ये सिर्फ एक कैनल है जहाँ से external auditory canal. I know you must have studied the sense organ वाला chapter. If not, then go visit our channel playlist and do watch that video. Okay? So वहाँ पे मैंने आपको explain किया था about the external auditory canal. तो वो external auditory canal में air pass करने का सिर्फ काम होता है पिन्ना का. तो पिन्ना is basically a vestigial organ. It doesn't have any use in humans, but no use in humans, but it is used in other mammals, to cover their ears. वैसे एक एग्जाम्पल ले लो एलिफेंट का. ओके, एलिफेंट यूज टू कवर इट ईयर्स, यानी कि कभी उसको ऐसा लगता है कि बाहर का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ठंड बहुत ज़्यादा है, तो दे यूज टू कवर देयर ईयर्स विद द हेल्प ऑफ दिस ईयर पिन्ना, बिकॉज दे आर मूवेबल. ईयर पिन्ना मूवेबल होते हैं इन अदर मैमल्स, बट इन ह्यूमंस दे आर नॉट मूवेबल. कैन यू मूव इट ऑन योर ओन? यू कैन नॉट. ओके, सो अनदर वेरी वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ योर वेस्टिजियल ऑर्गन is your tailbone, or you can also call it as coccix. Another example is your tailbone, which is also known as coccix. Okay, this tailbone or coccix is a part of vertebral column. Vertebral column में ऐसा आपका vertebral column होता है, उसमें होती है ऐसे vertebras. Okay, जिसमें से सबसे पहली 7 होती हैं सर्विकल, फिर होती हैं आपकी थोरैसिक. ओके, फिर होती हैं आपकी लंबर, देन सैक्रम एंड देन कोकैक्स. ठीक है, दिस कोकैक्स और द लास्ट इज द टेल बोन जो यहाँ पे प्रेजेंट होती है. दे आर यूजफुल इन मंकीज. कोकैक्स जो है वो मंकीज में यूजफुल होती है, और दोज हु हैव टेल्स वहाँ पे ये कोकैक बोन यूजफुल होती है, बट ह्यूमन वी डोंट हैव टेल्स. तो दिस कोकैक्स बोन इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन टू कवर देयर ईयर्स.
last vestigial organ which I am going to explain to you is vermiform appendix. Vermiform appendix. आप लोग ने बहुत सुना होगा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है. अपेंडिक्स एक्चुअल में होता क्या है? सो यू नो दिस इज योर लार्ज इंटेस्टाइन. ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है. ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन आता है बीच में. तो समवेयर ओवर हियर लार्ज इंटेस्टाइन में दिस ब्लाइंड सैक इज नोन एज सीकम. और इस सीकम के एंड में ही देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ vermiform appendix. At the end of the cecum there is the location of the vermiform appendix. Clear with this thing? Okay. अभी vermiform appendix थी क्यों? So earlier in stone age, okay, so basically हम in stone age we ate raw flesh and fruits or vegetables whatever. हम रॉ चीज़ें कुछ भी खाते थे, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मांस, कुछ भी, सब हम कच्चा खाते थे. सो दीज रॉ फ्लैश एंड फ्रूट्स हैज़ लॉट्स ऑफ cellulose and in order to digest it we have this vermiform appendix. Okay, in order to digest this cellulose we had vermiform appendix. हमारे पास vermiform appendix था, but now the criteria has changed. Okay, but now we eat cooked food. Therefore no cellulose, therefore no use of appendix. Okay, cellulose नहीं है तो appendix का भी कोई use नहीं है, and therefore now it is a vestigial organ. No use of vermiform appendix. But still now, okay, nothing. Still now it is present in us. Okay, so this was all about your vermiform appendix. Okay, vermiform appendix क्या थी? तो ये प्रेजेंट थी हमारे पास स्टोन एज से, हमारे एंसेस्टर से हमारे पास ये प्रेजेंट थी. क्यों थी? बिकॉज इन स्टोन एज हम रॉ फ्रूट्स, फ्लैश और कोई भी और फूड हो, कुछ भी हो, हम सब कुछ रॉ खाते थे बिकॉज वी डोंट नो हाउ टू कुक. एग्जैक्टली. तो उस रॉ फ्लैश और रॉ फ्रूट्स में हाई अमाउंट ऑफ सेलुलोज होता था. ठीक है, और वो सेलुलोज डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी में वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स प्रेजेंट होती थी. बट एज वी डेवलप्ड, हमने कुकिंग मेथड्स भी डेवलप किए, एंड बिकॉज ऑफ विच नाउ वी डू नॉट ईट एनीथिंग रॉ. हम कच्चा नहीं खाते, हम पका के खाते हैं. और जब हमने ऐसा शुरू किया तब हमारी बॉडी में सेलुलोज नहीं है. अभी हमें सेलुलोज डाइजेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज वी लर्न हाउ टू कुक द फूड. ठीक है, अब जब सेलुलोज डाइजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है तो अपेंडिक्स की भी कोई नीड नहीं है. देयरफॉर इट नाउ बिकेम अ वेस्टिजियल ऑर्गन इन अस, बट इट इज स्टिल प्रेजेंट इनसाइड अस, बट इट हैज़ नो फंक्शन. हमारे अंदर से प्रेजेंट है, उसका कोई फंक्शन हमारे अंदर नहीं है. ओके, नाउ इज दिस थिंग क्लियर? So this was all about your first theory, that is theory of inheritance of characters. Okay, thin theory of inheritance of acquired characters, which was given by Lamarck, and therefore it is also known as Lamarckism. Clear with this thing? Okay. Now we are moving towards the another theory which is वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, लेमार्किज्म भी थियोरी थी, बट वो थियोरी इतनी वाइडली एक्सेप्टेड नहीं हुई क्योंकि उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे. उसके ड्रॉबैक्स ये थे कि ज़्यादा लोगों ने उसको वाइडली एक्सेप्ट नहीं किया. एज देयर वॉज अनदर थियोरी दैट केम जस्ट आफ्टर द लेमार्किज्म विच इज़ थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थियोरी जिसको आज तक हम एक्सेप्ट कर रहे हैं फॉर एवोल्यूशन. सो द सेकेंड थियोरी इज थियोरी ऑफ
natural selection, theory of natural selection. Okay, so this theory of natural selection was given by Darwin. This theory was given by Charles Darwin. Charles Darwin. And hence it is also known as Darwinism. This theory is also known as Darwinism. Since वो theory of inheritance of acquired character was given by Lamarck, इसलिए उसको Lamarckism बोलते थे. Similarly, theory of natural selection was given by Charles Darwin, इसलिए इसको हम Darwinism बोलते हैं. Clear? अब चार्ल्स डार्विन ने ये थियोरी कैसे दी? तो he gave principles. This theory, he gave this theory in his book. उसने अपनी एक बुक में इस थियोरी को पब्लिश किया था. उस बुक का नाम है The Origin of Species. The name of the book is The Origin of Species. ये बुक में इसने इस थियोरी के बारे में मेंशन किया था अबाउट द थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. क्लियर विद दिस थिंग? So the second theory which we are going to study about is the theory of natural selection, which was given by Charles Darwin. Therefore, it is also known as Darwinism. इस थियोरी को चार्ल्स डार्विन ने कहाँ दिया था? तो उसने इस थियोरी को अपनी बुक में पब्लिश किया था in The Origin of Species. Okay? Now अब हम इस थियोरी के बारे में देखते हैं कि इस थियोरी में उसने क्या क्या दिया. तो इस थियोरी में सिंस लैमार्किज्म की थियोरी में 2 प्रिंसिपल्स थे, सिमिलरली डार्विन की थियोरी में देयर आर 4 प्रिंसिपल्स. डार्विन की थियोरी में इट इज ऑल्सो नोन एज डार्विनिज्म. डार्विनिज्म में कितने प्रिंसिपल्स हैं? 4 प्रिंसिपल्स, और यू कैन से पोस्टुलेट्स, या फिर आप बोल सकते हो 4 पार्ट्स में. कुछ भी बोलो, प्रिंसिपल बोल लो या पोस्टुलेट्स बोल लो. प्रिंसिपल्स और पोस्टुलेट्स वन एंड द सेम थिंग. 4 पोस्टुलेट्स थे, जिसमें से सबसे पहला पोस्टुलेट है ओवर पॉपुलेशन. Okay, I'm going to explain these 4 postulates within one single time. एक ही सिंगल टाइम में आपको सारे 4 postulates explain करूँगी. Over population, then the second postulate, okay, then there comes the third postulate, and there comes the 4th postulates. Okay, so in this way I'm going to explain you all the 4 postulates of Darwin theory. So Darwinism का सबसे पहला postulate था हमारा ओवर पॉपुलेशन. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हर ह्यूमन की, दे हैव every living being, or you can say creature, has the tendency, every living creature has a tendency यानी क्या? उसकी मानसिकता. हर लिविंग क्रीचर की ये मानसिकता थी टू प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ इट्स ओन स्पीशीज. हर इंडिविजुअल, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक ही टेंडेंसी होती है अपने जैसे इंडिविजुअल को ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करना. ठीक है, अपने जैसे यानी कि विद इन सेम स्पीशीज वाले इंडिविजुअल्स को ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करने की हर लिविंग बीइंग की एक टेंडेंसी होती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है अर्थ पे? ओवर पॉपुलेशन. जिसकी वजह से क्या हो जाती है? ओवर पॉपुलेशन. जिसका सबसे बेसिक एग्जाम्पल है, इसके एग्जाम्पल में अगर बताऊँ तो सबसे पहला एग्जाम्पल है आपका ऑयस्टर जो है 60 to 80 मिलियन एग्स देता है. 60 to 80 मिलियन एग्स देता है विद इन वन सिंगल स्वैम्प. एक सिंगल टाइम में. स्वैम्प मतलब जब वो स्वैम्पिंग करते हैं, यानी कि जब वो एग्स ले करते हैं उस पीरियड को स्वैम्पिंग बोलते हैं. ठीक है,
तो ऑयस्टर एक स्विमिंग के पीरियड में 60 to 80 मिलियन एग्स देता है। एंड अगर सारे एग्स सर्वाइव कर गए, इफ ऑल सर्वाइव, सारे एग्स अगर सर्वाइव कर गए, देन दे कुड फॉर्म, इनके जो शेल होंगे ना, इनका जो शेल होगा दैट वुड बी इक्वल टू द साइज ऑफ अर्थ। यानी कि 60 to 80 मिलियन उसने एग दिए। ओके, अगर 60 to 80 मिलियन एग्जिट सारे के सारे एग्स सर्वाइव कर गए तो उनके जो शेल का साइज होगा ना वो अर्थ के साइज जितना लार्ज हो सकता है। ठीक है, अब सेकेंड एग्जाम्पल पे हम आते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हमारा है अबाउट अनदर क्रीचर नोन एज पैरामोशियम और पैरामीशियम। पैरामीशियम, नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट पैरामीशियम, तो पैरामीशियम जो है ये 3 टाइम्स डिवाइड करता है, 3 टाइम्स डिवाइड करता है इन 48 आवर्स, इन 48 आवर्स। यानी हर 48 घंटे में, हर 48 घंटे में ये 3 टाइम्स डिवाइड करता है। अगर सारे 3 टाइम्स से डिवाइड करते गया तो इसका जो मास होगा ना वो अर्थ के मास जितना इक्वल होगा। यानी 3 टाइम्स, 48 घंटे 48 घंटे, 22 आवर्स 22 आवर्स 22 आवर्स, ऐसे ही अगर कंटिन्यूसली डिवाइड करते गया और हर डिवीजन में ये 3 टाइम्स, एक डिवीजन में 3 पैरामोशियम, फिर 2 घंटे बाद दूसरा डिवीजन और 3 पैरामोशियम, तो ऐसा ही अगर कंटिन्यूसली करते गया तो इतने सारे पैरामोशियम हो जाएंगे जिनका साइज जो होगा, मास होगा, वो अर्थ के मास जितना इक्वल होगा। क्लियर? वही अगर मैं बात करूँ, एक और ब्रीडर है जिसको हम बोलते हैं एलिफेंट। आई एम टॉकिंग अबाउट अनदर ब्रीडर विच इज़ नोन एज एलिफेंट। तो एलिफेंट की मैं अगर बात करूँ तो ये, इनकी लाइफ स्पैन कितनी होती है बेसिकली, तो इनकी होती है 90 ईयर्स की लाइफ स्पैन, जिसमें ये ओनली 6 ऑफस्प्रिंग्स दे सकते हैं। यानी कि सिर्फ 6 बार रिप्रोड्यूस करते हैं अपनी 90 ईयर्स की लाइफ स्पैन में। क्लियर? सो दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डार्विनिज्म, ओवर पॉपुलेशन। यानी ये किसकी वजह से होता है? ये ओवर पॉपुलेशन वाली प्रॉब्लम होती है सिर्फ एक ही वजह से, ह्यूमन की टेंडेंसी, ह्यूमन नहीं बोलेंगे, लिविंग बीइंग की टेंडेंसी। ओके, नॉट पर्टिकुलरली ह्यूमन, लिविंग बीइंग, लिविंग बीइंग की टेंडेंसी टू प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग दैट लुक अलाइक देमसेल्फ। अपनी सेम स्पीशीज में ज़्यादा से ज़्यादा ऑफस्प्रिंग बनाने की टेंडेंसी की वजह से ओवर पॉपुलेशन हो जाती है अर्थ में। ठीक है, एग्जाम्पल है ऑयस्टर, देन पैरामोशियम, देन एलिफेंट इज द स्लोवेस्ट ब्रीडर। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम आते हैं। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। ओके, इस प्रिंसिपल को मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको कि देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, ओवर पॉपुलेशन की वजह से नंबर ऑफ इंडिविजुअल, नंबर ऑफ स्पीशीज बढ़ गए, नंबर ऑफ स्पीशीज बढ़ गए, बट फूड एंड स्पेस तो लिमिटेड है। यहाँ पे जो इंडिविजुअल है और पॉपुलेशन है, वो पॉपुलेशन तो ग्रो कर रही है, पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, बट फूड एंड स्पेस इज कांस्टेंट। यानी कि वो तो बढ़ नहीं रहा है, अर्थ का साइज बढ़ रहा है, स्पीशीज बढ़ रही है तो क्या अर्थ का साइज बढ़ रहा है? नहीं, स्पीशीज बढ़ रही है तो भी अर्थ के साइज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो कैसा है? अर्थ का साइज कांस्टेंट है, दे रिमेन कांस्टेंट। अर्थ भी उतनी है, अर्थ पे होने वाली ट्रीज भी उतनी है, अर्थ पे मिलने वाला फूड भी उतना है, बट पॉपुलेशन बढ़ रही है। यानी कि एक बेसिक एग्जांपल समझो, ये इतना एकड़ लैंड है, सपोज दिस इज अ पीस ऑफ लैंड। ओके, इस पीस ऑफ लैंड में पहले 1, 2 और 3 स्पीशीज थी, 3 स्पीशीज थी, और इस पीस ऑफ लैंड में एक ही ट्री थी, सपोज 2 ट्री थी। तो ये 2 ट्रीज का जो भी फूड होता था, ये 2 ट्रीज में से ये एक पीस ऑफ लैंड है जिसमें पहले सिर्फ 3 स्पीशीज थी और इसमें 2 ट्रीज थी। तो 2 ट्रीज में जितना भी फूड मिलता था उन 3 स्पीशीज के लिए सफिशिएंट था सर्वाइवल के लिए। बट ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन प्रॉब्लम, इनकी टेंडेंसी अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने के चक्कर में इन्होंने अपनी जैसी बहुत सारी स्पीशीज कर ली, बहुत सारी स्पीशीज इन्होंने क्रिएट कर ली, बिकॉज ऑफ विच लैंड का मास इनके लिए कम हो गया। अब ये बहुत सारी स्पीशीज हो गई, इनके लिए लैंड का मास कम पड़ गया और फूड भी कम पड़ गया। अब ये जहाँ पे 3 लोग 2 पेड़ से खाना खाते थे, वहाँ पे मल्टीपल लोग आ गए, तो क्या 2 पेड़ का खाना इनको पुर पाएगा? नहीं। तो इसी वजह से देयर लीड्स दिस और दिस लीड्स टू कंपटीशन, दिस लीड टू
कंपटीशन, यानी कि अब क्या होगा, अब होगा युद्ध, युद्ध होगा। ये सारी जो स्पीशीज है एक दूसरे से झगड़ा करेंगे, नहीं मैं खाना खाऊंगा, नहीं मैं खाना खाऊंगा, ये जगह मेरी है, नहीं ये मेरी जगह है, ऐसे इनके बीच में हो जाएगा कंपटीशन। ओके, और ये कंपटीशन किन के बीच हो सकता है, ये कंपटीशन इंटर स्पेसिफिक हो सकता है, इंटर स्पेसिफिक, या फिर ये कंपटीशन हो सकता है इंट्रा स्पेसिफिक। इंटर और इंट्रा स्पेसिफिक का बस एक ही फ़र्क है, इंट्रा स्पेसिफिक मतलब सेम स्पीशीज़ के बीच में कंपटीशन होगा, सेम स्पीशीज़ के बीच में कंपटीशन होगा, और इंटर स्पेसिफिक का मतलब डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच में कंपटीशन होगा, डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच में होगा कंपटीशन। क्लियर विद दिस थिंग? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस मीन्स कि पॉपुलेशन भले ही बढ़ रही है बट जो फूड और स्पेस है वो कांस्टेंट रहेगा, लिमिटेड रहेगा, जिसकी वजह से जो बढ़ती पॉपुलेशन है वो एक दूसरे के साथ कंपटीशन करने लगती है। अब ये कंपटीशन इंटर या इंट्रा स्पेसिफिक दोनों हो सकता है। इंटर स्पेसिफिक मतलब अलग अलग स्पीशीज़ के बीच में, ठीक है। इंट्रा स्पेसिफिक मतलब सेम स्पीशीज़ के बीच में। ओके, now the third principle is very important principle, variations। वेरिएशंस, अब वेरिएशंस कैसे आए, तो ड्यू टू कंपटीशन, कंपटीशन की वजह से सम स्पीशीज adapted themselves with the changing environment। सम स्पीशीज ने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट, बदलते एनवायरनमेंट के साथ सम स्पीशीज ने अपने आप को ढाल लिया, ठीक है। अब ये चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ जिस स्पीशीज ने अपने आप को ढाल लिया है, दिस स्पीशीज हेंस ओनली दीज स्पीशीज सर्वाइव। दीज मतलब अडॉप्टेड, जिसने अडॉप्ट कर लिया देमसेल्फ को विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट, ओनली दीज स्पीशीज survive, only these species survive। ओके, जिसने अपने आप को चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ बदल लिया, सिर्फ वही स्पीशीज सर्वाइव होने के कैपेबल होती हैं। एंड दीज वेरिएशंस कैन बी, वेरिएशंस जो होते हैं ना ये यूजफुल भी हो सकते हैं, और इसी कैपेसिटी को हम बोलते हैं वेरिएशंस। अब ये वेरिएशंस हो सकते हैं यूजफुल या फिर हार्मफुल। अब नाम से पता चलता है यूजफुल ऐसे वेरिएशन जो स्पीशीज़ की कंटिन्यूटी को मेंटेन रखेंगे, हार्मफुल ऐसे वेरिएशंस जो स्पीशीज़ को वहीं पे एंड, समाप्त, खत्म सब कर देंगे, ठीक है, वो स्पीशीज़ को आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो ये बात हो गई वेरिएशंस की। कंपटीशन करते करते, कंपटीशन तो हो रहा है स्पीशीज़ के बीच में, पर कंपटीशन में जीतेगा कौन, तो जीतेगी वो स्पीशीज़ जिसने अपने आप को बदलती इन्वायरमेंट के साथ ढाल लिया है, जिसने अपने आप को बदलते मौसम के साथ ढाल लिया है। सिर्फ वही स्पीशीज़ ये कंपटीशन जीत जाएगी, और जो कंपटीशन जीतेगी वही तो सर्वाइव करेगी। तो यहाँ पे जिस स्पीशीज़ ने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया है विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट, ओनली दो स्पीशीज सर्वाइव, और उन स्पीशीज के अंदर किस वजह से सर्वाइवल कैपेसिटी आती है, ड्यू टू यूजफुल वेरिएशंस, और जो स्पीशीज सर्वाइव नहीं कर सकती उनमें आते हैं हार्मफुल वेरिएशंस। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज लास्ट प्रिंसिपल, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि जो फिट है, जिसने अडॉप्ट कर लिया है, ओनली the species that has adapted variations will survive, okay, and therefore they are called the fittest species। only the species that has adapted variations, ऐसी species जिसने variations को adopt किया है, only those will survive। अब जैसे कि हमने लेमार्किज्म पढ़ी थी, are you clear with this 4 principles?
ऑफ डार्विनिज्म। सबसे पहला प्रिंसिपल क्या था? सबसे पहला था ओवर पॉपुलेशन, यानी ह्यूमन की टेंडेंसी टू प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, जिसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ जाती है। पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस आता है, यानी कि पॉपुलेशन तो बढ़ रही है बट फूड और स्पेस कांस्टेंट है, जिसकी वजह से लड़ाई होती है, युद्ध होता है कि नहीं मैं ये जगह लूंगा, मैं ये खाना खाऊंगा, नहीं मैं करूंगा, जिसकी वजह से कंपटीशन हो जाता है। अब ये कंपटीशन में जीतता कौन है? तो जिसके पास होते हैं वेरिएशंस, यानी कि दो इंडिविजुअल के बीच में कंपटीशन हो रहा है फॉर अ पर्टिकुलर स्पेस, तो वही इंडिविजुअल जीतेगा जिसने अपने आप को बदलती इन्वायरमेंट के साथ ढाल लिया हो। द इंडिविजुअल दैट हैज अडॉप्टेड चेंजेस ओनली दैट विल सर्वाइव, और उस अडाप्टेशन ऑफ चेंजेस को ही हम बोलते हैं वेरिएशंस। ठीक है, अब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि वही स्पीशीज जिसने वेरिएशंस अडॉप्ट किए हैं वही स्पीशीज सिर्फ सर्वाइव कर सकती हैं। अब जैसे कि हमने लेमार्किज्म को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा था, और वो कौन सा एग्जाम्पल था? वो एग्जाम्पल था जिराफ का। ओके, वैसे ही डार्विनिज्म को भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है अबाउट अ पेपर्ड मॉथ। इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद क्या ऐसा एवोल्यूशन हुआ या फिर क्या ऐसी चीज़ हुई जिसको हम डार्विनिज्म की थियोरी में एग्जाम्पल की तरह यूज़ करते हैं? ठीक है, मतलब कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और ऐसी ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और इन चार प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन करने वाली, इन चार प्रिंसिपल को एक्सप्लेन बाय दिस एग्जाम्पल। ये चारों प्रिंसिपल यानी कि कौन से? सबसे पहला था ओवर पॉपुलेशन, देन स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, देन वेरिएशंस, एंड द लास्ट इज द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। तो ये चारों डार्विनिज्म के प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने वाली एक एग्जाम्पल है जिसका नाम है बिस्टन बुलेरिया। बिस्टन बुलेरिया नाम से लग रहा होगा पता नहीं ये कौन सा क्रीचर है, तो ये डरने वाला क्रीचर नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल क्रीचर है। इट इज़ अ टाइप ऑफ पेपर्ड मॉथ। ठीक है, पेपर्ड मॉथ। ठीक है, यू कैन सी इट्स पिक्चर इन योर टेक्स्ट बुक। आपकी टेक्स्ट बुक में इसकी पिक्चर दी गई है। सो एज इफ नाउ मैं सिर्फ इसका एक डायग्राम ड्रॉ करती हूँ। ये दिख रही है तुम्हें ट्री ट्रंक, ये है मेरा ट्री ट्रंक। ओके, और यहाँ पे है मेरी एक पेपर्ड मॉथ, ये है मेरी पेपर्ड मॉथ, और यहाँ पे एक और पेपर्ड मॉथ है बट वो है थोड़ी सी डार्क कलर की। ओके, ये है मेरी दूसरी पेपर्ड मॉथ बट ये कंप्लीटली डार्क है अपीयरेंस में। तो यहाँ पे अभी तक हम लोग ने क्या देखा? हम लोग ने देखा कि ये एक ट्री ट्रंक है, झाड़ का तना, पेड़ का तना। अब इस पेड़ के तने पे दो पेपर्ड मॉथ है, बिस्टर्न बुलेरिया। ये दोनों हैं बिस्टर्न बुलेरिया। ये है लाइट वाली, और यू कैन से दिस LIGHT, लाइट मॉथ। सो दिस वन इज योर लाइट पेपर्ड मॉथ एंड दिस वन इज योर डार्क पेपर मॉथ। ओके, अब इतनी चीज़ें देख ली। ट्री ट्रंक है हमारे पास जो कि लाइट कलर का है, उस पे आ गई लाइट पेपर मॉथ एंड डार्क पेपर मॉथ। अब है टाइम, ईयर है 1850 और कंट्री है मैनचेस्टर। ओके, मैनचेस्टर इंग्लैंड, मैनचेस्टर इंग्लैंड। ओके, ये है हमारा 1850 इन मैनचेस्टर इंग्लैंड। क्लियर? ये कंट्री है और ये टाइम जोन है कि 1850 में मैनचेस्टर इंग्लैंड में एक ट्री ट्रंक था। ऐसे ही समझ लो, 1850 में मैनचेस्टर इंग्लैंड में एक ट्री ट्रंक था जो बहुत ही सुंदर प्लेन वाइटिश भी नहीं बोल सकते, लाइट कलर का। ट्री ट्रंक इज लाइट कलर्ड ट्री ट्रंक, जिसमें दो टाइप की मॉथ्स आके बैठती थी। पहली वाली थी लाइट मॉथ और दूसरी वाली थी डार्क मॉथ। ओके, अब क्या होता है? अब यहाँ पे आते हैं प्रेज। कौन आता है? यहाँ पे आती हैं लार्ज बर्ड्स। कौन आती हैं? लार्ज बर्ड्स। वो बर्ड्स का क्या काम होता है? वो काम होता है टू ईट प्रे। लार्ज बर्ड्स क्यों आती हैं? टू ईट प्रे। प्रे यानी कि खाना खाने आती हैं। अब यहाँ पे इन दोनों में से कौन सा मॉथ, लाइट या डार्क, कौन सा मॉथ ज़्यादा विजिबल है?
एज यू नो द ट्री ट्रंक इज लाइट इन कलर्ड, और लाइट वाला पेपर्ड मॉथ अगर ट्री ट्रंक पे बैठेगा ना तो जल्दी विजिबल नहीं होगा टू द आईज ऑफ लार्ज बर्ड्स, जल्दी विजिबल नहीं होगा टू द आईज ऑफ लार्ज बर्ड्स, देयरफॉर इट हाइड्स। लाइट वाला मॉथ क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा विद इन द लाइट ट्री ट्रंक। बट ये वाला जो मॉथ है इट इज विजिबल, और ये वाला मॉथ अगर विजिबल है तो लार्ज बर्ड्स विल मेक अ प्रे टू दीस मॉथ, ये इस मॉथ को खा लेते हैं। देयरफॉर डार्क मॉथ की पॉपुलेशन जो है, डार्क मॉथ की पॉपुलेशन इज लेस और वेरी लेस, द पॉपुलेशन ऑफ डार्क मॉथ इज वेरी लेस। क्लियर विद दिस थिंग। हुआ क्या, साल था 1850, कंट्री थी मैनचेस्टर इंग्लैंड। मैनचेस्टर इंग्लैंड में एक ट्री ट्रंक था जो कि लाइट कलर का था, उस पर आके बैठते थे दो मॉथ्स, जो एक मॉथ था लाइट कलर का, दूसरा मॉथ था डार्क कलर का। अब ये दोनों मॉथ को खाने आती थी लार्ज बर्ड्स, उनको नीड थी प्रे की, तो उस प्रे को खाने ये इस ट्री ट्रंक में आती थी। अब जैसे कि देख सकते हैं कि ट्री ट्रंक लाइट कलर का है तो लाइट वाली मॉथ अपने आप को हाइड कर लेती थी, उसमें विजिबल नहीं कर पाती थी। बट ट्री ट्रंक लाइट कलर का है तो डार्क वाली मॉथ इज हाईली विजिबल, और अब हाई विजिबिलिटी होने की वजह से जो लार्ज बर्ड्स हैं उनको ये तुरंत दिख जाते थे दूर से, जिसकी वजह से ये खा लिए जाते थे लार्ज बर्ड्स के द्वारा, बिकॉज ऑफ विच उनकी पॉपुलेशन बहुत ही कम थी। क्लियर। अब आते हैं सिनेरियो दूसरा। अब साल बदलता गया, 1850 से हम चले गए लेटर ईयर्स में, वहाँ पे क्या होता है, इन मैनचेस्टर इंग्लैंड, सेम कंट्री, इन मैनचेस्टर इंग्लैंड, देयर लीड्स टू इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, देयर लीड्स टू, और यू कैन से देयर इज ए राइज ऑफ industrial revolution and because of this industrial revolution बहुत सारी इंडस्ट्रीज का सेटअप हुआ, as more and more industries came into picture, सारी इंडस्ट्रीज से निकलता क्या था, pollutant smoke। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से इंडस्ट्रीज का पोल्यूशन भी बढ़ता गया, इंडस्ट्रीज पोल्यूशन ऑल्सो इंक्रीज्ड, और इसी इंक्रीज्ड पोल्यूशन की वजह से जो ट्री ट्रंक था नाउ इट हैज़ बिकम डार्क इन कलर। ट्री ट्रंक कैसा हो गया, डार्क कलर का हो गया। ट्री ट्रंक इज नाउ डार्क इन कलर, लुक एज इफ आई एम नॉट ड्राइंग इट, डार्क कलर का ट्री ट्रंक। क्यों डार्क हो गया, दिस ट्री ट्रंक हैज नाउ बिकम डार्क, ट्री ट्रंक इज नो मोर लाइट कलर, नाउ इट इज डार्क कलर्ड। और ये डार्क कलर्ड क्यों हुआ, दिस इज डार्क कलर्ड बिकॉज ऑफ स्मोक फ्रॉम इंडस्ट्रीज। ठीक है, इंडस्ट्रीज में से जो स्मोक रिलीज होती थी उसकी वजह से जो ट्री ट्रंक था इट हैज़ नाउ बिकम वेरी वेरी डार्क इन कलर। तो अब ये डार्क कलर्ड ट्री ट्रंक जो है ये किसकी जैसे दिखने लगा, डार्क कलर्ड पेपर मॉथ जैसा। देखो ये डार्क कलर की पेपर मॉथ है, इसी के जैसा हो गया डार्क कलर का ट्री ट्रंक, लाइक दिस। ओके, दिस इज योर डार्क कलर्ड ट्री ट्रंक। तो अब ये दिखने लगा कैसी मॉथ जैसा, डार्क कलर्ड मॉथ जैसा। अब यहाँ पे जो लाइट कलर की मॉथ पहले लाइट वाले ट्री ट्रंक में हाइड हो रही थी, बट ड्यू टू द स्मोक्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज जो डार्क कलर हो गया ट्री ट्रंक का, अब कौन सी वाली मॉथ हाइड करेगी अपने आप को, अब हाइड करेगी डार्क मॉथ। नाउ द डार्क मॉथ इज एबल टू हाइड इटसेल्फ, डार्क मॉथ अपने आप को हाइड कर सकती है। अभी डार्क ट्री ट्रंक पे डार्क मॉथ हाइड और लाइट वाली हो जाएगी विजिबल। एंड नाउ एज द लाइट मॉथ इज हाईली विजिबल तो लार्ज बर्ड्स इनको खाएंगी, लार्ज बर्ड्स का ये प्रे बन जाएंगी। एंड बिकॉज ऑफ विच अब लाइट वाले की पॉपुलेशन इज लेस, लाइट वाले की पॉपुलेशन इज लेस। क्लियर। सो दिस इज द एंटायर स्टोरी। इस वजह से ड्यू टू चेंज इन द इन्वायरमेंट
सारी कंडीशंस जो हैं, जैसे कि एक्सटर्नल कंडीशंस, एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशंस जो है वो भी बदलती हैं। पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं था, झाड़ अच्छे खासे लाइट कलर के थे, जिसकी वजह से लाइट वाले मॉथ अपने आप को हाइड कर लेते थे, डार्क वाले मॉथ हाइड नहीं कर पाते थे, इसलिए प्रेस वो बन जाते थे, बर्ड का खाना वो बन जाते थे। बट जैसे ही बाद के ईयर्स में मैनचेस्टर इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, इंडस्ट्री की डेवलपमेंट हुई, पोल्यूशन इंक्रीज हुआ, उस पोल्यूशन की वजह से जो स्मोक निकली है वो स्मोक आके ट्री ट्रंक्स पे हो गई डिपॉजिट, और वही डिपॉजिट स्मोक की वजह से ट्री ट्रंक हो गए डार्क इन कलर। अब ये डार्क ट्री ट्रंक जो है ये कैपेबल है डार्क वाली मौत को हाइड करने के, और वाइट वाली जो लाइट कलर की मौत है वो हो जाती है विजिबल, एंड देयरफॉर दे नाउ बिकम द प्रे टू दी लार्जर बर्ड्स। तो यहाँ से हमें ये पूरी सिनेरियो पता चलती है कि बदलते एनवायरनमेंट के साथ चीज़ें भी बदलती हैं, एंड इन चीज़ों में अगर खुद को अडॉप्ट कर लिया तो यू कैन सर्वाइव, अदरवाइज यू कैन डाई। तो दिस प्रूव्स द 4 प्रिंसिपल्स: ओवर पॉपुलेशन, then struggle for existence, variations, and very important, survival of the fittest. I hope so आपको डार्विनिज्म पूरी क्लियर हो गई होगी। ओके, नाउ डार्विनिज्म जो थी, चार्ल्स डार्विन explained the Darwinism. Darwinism ने Darwinism did not explain the causes of variation. Darwinism थी तो अच्छी खासी, ठीक है, उसने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था, बट उसने एक बहुत ही बेसिक चीज़ यानी कि वेरिएशंस क्यों होते हैं, उसके कॉजेज़ क्या है, वो कॉज ऑफ वेरिएशन एक्सप्लेन नहीं कर पाई। बट this cause of variations were later discovered, and therefore इस थियोरी को हम लोग वेल अडॉप्टेड, हाईली अडॉप्टेड थियोरी है ये। मोस्ट अडॉप्शन इसी थियोरी का हुआ है, सबसे ज़्यादा इसी थियोरी के बेसिस पे हम इवोल्यूशन को स्टडी करते हैं। therefore Darwin is called the father of evolution. Darwin is therefore known as the father of evolution. Clear with this thing? So this was all about your theories of evolution. तो सेकेंड टॉपिक क्या था हमारा? theories of evolution, जिसमें हमने 2 theories पढ़ी। सबसे पहली inheritance of acquired characters, and second theory of natural selection. Inheritance of acquired character also known as Lamarckism, theory of natural selection is also known as Darwinism. आपको ये 2 थियोरी क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गई होंगी। टॉपिक्स मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक सारे डीप में एक्सप्लेन भी किए हैं। तो इफ़ यू वुड हैव टेकन माई नोट्स, अगर आज जो मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ ये आप सब नोट डाउन करते जा रहे होंगे, सो देयर विल बी नो नीड फॉर यू टू इवन ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड लर्न फ्रॉम इट। ओके, तो यहाँ से अगर आप सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर रहे हैं तो इट्स वेल एंड गुड फॉर यू ओनली, क्योंकि आपको टेक्स्ट बुक में वो थियोरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये पॉइंट उन्हीं थियोरीज का एक शॉर्ट टर्म मिक्सचर है। क्लियर? नाउ वी आर फिनिश्ड with this second topic. Coming to the last topic, human evolution. Theory of evolution is done. Now we are coming to the next, or you can say the last topic, human evolution. Very interesting topic. इसके बारे में देखेंगे, हमारे ancestors के बारे में, हमारे पूर्वज कैसे दिखते थे, कौन कौन थे, कितने एरास में थे, वो सारे हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं। सो वी विल बी स्टार्टिंग विद द टॉपिक ह्यूमन एवोल्यूशन। ह्यूमन एवोल्यूशंस पढ़ने से पहले ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम क्या है? ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम है होमो सैपियंस। क्या नेम है हमारा? होमो सैपियंस। और हम कौन सी क्लास या फिर ऑर्डर से आते हैं? तो हमारा ऑर्डर है प्राइमेट्स। कौन सा ऑर्डर है हमारा? प्राइमेट्स। वी आर प्राइमेट्स जस्ट लाइक एप्स एंड monkeys. We are primates just like ape and monkeys. और ये entire thing हमें किसने बताई है? This was told by Carl Linnaeus.
ओके, देयर वाज अ साइंटिस्ट नेम कार्ल लिनानियस. ही टोल्ड दैट ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम होगा होमो सैपियन. फर्स्ट नेम इज द नेम ऑफ द जीनस, सेकेंड नेम इज द नेम ऑफ द स्पीशीज. तो होमो इज आर जीनस एंड स्पीशीज इज आर सैपियंस इज आर स्पीशीज. ओके, हम कौन से ऑर्डर में आते हैं? तो वी कम्स टू द ऑर्डर प्राइमेट्स. क्लियर? नाउ अनदर थिंग यहाँ पे आपको बताई गई है कि जब हमारा ह्यूमन का इवोल्यूशन हो रहा था, व्हेन द ह्यूमन इवोल्यूशन, when human evolution was happening, when human evolution was happening, जब ह्यूमन रिवोल्यूशन हो रहा था, एट दैट मोमेंट, उस टाइम पे क्या था? उस टाइम पे जो फॉरेस्ट थे अर्थ पे, फॉरेस्ट वर कन्वर्टेड टू ग्लेशियर्स. ग्लेशियर्स पता है? आइस के बड़े बड़े पत्थर बोलते हैं, CRIES. ओके, टू ग्लेशियर्स, आइस के बड़े बड़े पत्थर, बर्फ के पत्थर. ठीक है, बर्फ के पत्थर बोल सकते हैं, फिर पहाड़. ग्लेशियर्स, आइस, बड़े बड़े मतलब इतने भी नहीं कि पहाड़ बोल दो, थोड़े थोड़े आइस के एलिवेटेड स्ट्रक्चर जो मोस्टली आपको कहाँ मिलेंगे? जो मोस्टली आपको आइसबर्ग वाले इलाके में मिलेंगे. ठीक है, उनको हम बोलते थे आइस एज. आइस एज मूवी तो सबने देखी होगी, कार्टून, एक बहुत अच्छी एनिमेटेड मूवी है. इफ़ यू हैव नॉट सीन इट, डू गो एंड वॉच इट. आइस एज इज़ अ वेरी नाइस एनिमेटेड मूवी. उसमें आपको बताया गया है कि जहाँ पे बर्फ़ जम जाती है पानी के ऊपर, आपने देखा होगा. ओके, एंटार्क्टिका में, स्पेशली एंटार्क्टिका, पानी के ऊपर बर्फ़ जम जाती है एंड लेटर ऑन वही बर्फ़ थोड़े से कम टेम्परेचर, थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से, जैसे कि टेम्परेचर है उसमें -30 डिग्री सेल्सियस, तो वहाँ से टेम्परेचर थोड़ा कम हो गया, -25 या -20, तो वहाँ पे बर्फ़ थोड़ी थोड़ी पिघलनी स्टार्ट हो जाती है. तो वो बनाती है आइस के ग्लेशियर्स, यानी कि आइस बर्ग्स, और उसी एज को हम कहते हैं आइस एज. ओके, तो जब ह्यूमन का इवोल्यूशन हो रहा था, जब ह्यूमन इवॉल्व हो रहे थे, उस टाइम पे अर्थ पे जितने भी फॉरेस्ट प्रेजेंट थे ना, सारे फॉरेस्ट किस में कन्वर्ट हो गए थे? आइस ग्लेशियर्स में. और उस एज को हम बुलाते हैं आइस एज. तो यहाँ पे फॉरेस्ट कन्वर्ट हो गए आइस एज में, तो इसका मतलब फॉरेस्ट में जो ट्रीज है ना, उनके ऊपर, फॉरेस्ट में जो ट्रीज हैं उनके ऊपर डिपोजिशन हो जाती होगी आइस की, आइस डिपोजिशन हो जाती होगी. एंड बिकॉज ऑफ दिस आइस डिपोजिशन, जो भी मंकीज उस पर रहते थे, मंकीज दैट यूज टू स्टे इन ट्री ट्रंक्स, मंकी जो इन ट्री ट्रंक्स में स्टे करते थे, वो क्या करते, उन्होंने क्या किया? भाई अब तो यहाँ पे बर्फ़ जम गई, अब यहाँ पे रहने का कोई फ़ायदा नहीं है. तो दीज मंकी केम डाउन, दे केम डाउन and they started to walk. ठीक है, पहले वो मंकी सिर्फ ट्री ट्रंक में रहते थे, वहीं से खाना मिलता था, उसको ही खाते थे, एंड दे यूज्ड टू लिव लाइक दैट ओनली. बट जैसे ही ह्यूमन का एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ ह्यूमन का एवोल्यूशन? जब फॉरेस्ट का कन्वर्जन आइस एज में हुआ, ग्लेशियर्स में हुआ, तो ट्री ट्रंक में और या फिर ट्री के ऊपर वाले सारे हिस्सों में बर्फ़ जमने लगी. अब बर्फ़ में तो ट्रीज की लीव्स ग्रो नहीं होंगी, तो उनको खाना नहीं मिलेगा. देयरफॉर द मंकीज केम डाउन एंड दे स्टार्टेड टू वॉक इन सर्च ऑफ अनदर एरिया वेयर दे कुड फाइंड फूड. ठीक है, वो वहाँ जाने लगे जहाँ पे उनको सफिशिएंट खाना मिल सकता है. उसी वजह से दे केम डाउन एंड दे स्टार्टेड टू वॉक, एंड द फर्स्ट वॉक वॉज क्वाड्रापेडल. Quadrupedal means with the help of all 4 limbs. यानी कि हमारे पास हम 2 limbs से चलते हैं. हमारे पास कितने हैं? 1 2 3 4, 2 hands and 2 legs. तो हमारे पास 4 limbs होते हैं टोटल. बट हम चलते किससे हैं? वी वॉक ओनली विद द लोअर limbs, ओनली विद द लेग. बट जब फर्स्ट वॉक हुई थी, जब ह्यूमन ने स्टार्टेड किया था वॉक करना, तब ये दे परफॉर्म द क्वाड्रापेडल मूवमेंट, मीन्स विद ऑल द 4 limbs. Clear? So this was the story, an interesting story behind the man's origin. Okay? अब यहाँ पे हमने ये स्टोरी जो है मेंस की ओरिजिन की, ये कहाँ से पढ़ी? तो दिस स्टोरी, द स्टोरी ऑफ मेंस ओरिजिन
वॉज स्टडीड फ्रॉम फॉसिल्स। ये जो मेंस ओरिजिन की स्टडी है ना, ये हमने फॉसिल से पढ़ी है। और ये फॉसिल्स मेनली कौन से पार्ट में थे? तो मेनली बाकी पार्ट से मिले हैं, ऐसा नहीं बता रही हूँ सिर्फ यहाँ पर ही मिले हैं, बट मेनली सबसे ज़्यादा लार्ज अमाउंट में और इम्पॉर्टेंट फॉसिल्स हमको मिले हैं अफ्रीका एंड एशिया। ये दो कंट्रीज़ में लार्ज अमाउंट में इम्पॉर्टेंटली फॉसिल्स मिले थे अबाउट द ओरिजिन ऑफ मैन। ओके, तो दिस वॉज ऑल अबाउट द हिस्ट्री अबाउट द मेंस ओरिजिन। अब हम देखते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स कैसे थे, हमारे एंसेस्टर्स किन किन स्टेजेस से होके एक फाइनल कंप्लीट ह्यूमन में इवॉल्व हुए। ओके, वो तो सीरीज़ आपने देखी होगी, दैट पर्टिकुलर डायग्राम व्हेन वी यूज्ड टू वॉक लाइक एप्स, देन धीरे 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 वी यूज्ड टू स्टैंड इरेक्ट। तो वो जो स्टेजेस थे वो तो हमने देख लिए। उन स्टेजेस में हर पर्टिकुलर क्रीचर का नाम क्या था, मतलब वो क्रीचर कौन से टाइप के ह्यूमंस में बिलोंग करता था। ठीक है, होमो सैपियंस तो लास्ट क्रिएटेड ह्यूमंस है जो हम अभी प्रेजेंट में हैं। उनके पहले जो ह्यूमंस थे वो कैसे थे, तो वही चीज़ हम देखने वाले हैं, ह्यूमन एंसेस्टर्स। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ह्यूमन एंसेस्टर्स। क्लियर? अब ह्यूमन एंसेस्टर्स में आपकी बुक में दिए गए हैं टोटल 1 2 3 4 5 6 ह्यूमन एंसेस्टर्स के बारे में आप लोग की बुक में मेंशन है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टडी ऑल दो 6 ह्यूमन एंसेस्टर्स। तो 15 to 20 मिलियन ईयर्स पहले की बात है, 15 to 20 मिलियन ईयर्स अगो, और या फिर 15 to 20 मिलियंस अगो। ये बात है, अब हम का पढ़ रहे हैं कहानी, कैसे हम ह्यूमंस का एवोल्यूशन हुआ एप्स से पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग में। तो ये कहानी स्टार्ट होती है 15 से 20 मिलियन साल पहले, जब हम ह्यूमंस कैसे थे? हम ह्यूमंस थे एप लाइक, व्हेन वी वर एप लाइक क्रीचर्स, एप लाइक क्रीचर्स। जब हम एप जैसे दिखते थे तब की बात है। हमारे में सबसे पहले जो सबसे बेंडेड स्ट्रक्चर है उनका नाम है ऑस्ट्रेलियोपैथिकस। सब हमारे 6 एंसेस्टर्स हैं, जिनमें से हम अपने सबसे पहले एंसेस्टर के बारे में पढ़ते हैं। 15 से 20 साल पहले की कहानी है, जब हमारे सबसे पहले पूर्वज थे। कौन थे? ऑस्ट्रेलियोपैथिकस। ओके, ऑस्ट्रेलियोपैथिकस, ये हमारे थे सबसे पहले पूर्वज। अब अगर मैं इन ऑस्ट्रेलियोपैथिकस की बात करूं तो ये कितने टॉल थे? दे वर 120 सेंटीमीटर टॉल, यानी कि ये सिर्फ 3 से 3.5 से 4 फीट की इनकी हाइट होती थी। ओके, दे वर एप लाइक, एप जैसे दिखते थे हमारे पहले एंसेस्टर्स। इनके पास क्रेनियल कैपेसिटी, क्रेनियल कैपेसिटी यानी सोचने की शक्ति। क्रेनियल कैपेसिटी का मतलब है सोचने की शक्ति। अब मैं आप फर्दर अहेड क्रेनियल कैपेसिटी को सीसी से डिनोट करूंगी। ओके, तो इनकी क्रेनियल कैपेसिटी कितनी थी? इनकी क्रेनियल कैपेसिटी थी 450 से 600, 450 to 600 सेंटीमीटर क्यूब थी इनकी क्रेनियल कैपेसिटी, सोचने की शक्ति। अब अगर मैं इनके बॉडी की बात करूं तो इनके पास चिन नहीं थी। ठीक है, अब तक हमारे जितने भी एंसेस्टर्स आएंगे ना, किसी के पास चिन नहीं होगी। इनके पास चिन वॉज एब्सेंट। ठीक है, इनके पास कैनन्स थे, कैनन्स वर प्रेजेंट दैट वर लार्ज बट इनसाइड, कैनन्स बड़े थे। कैनन्स यानी कि ये वाले दांत। ओके, इंसीसर्स होते हैं, दो इंसीसर्स के बाद जो आते हैं दोज आर योर कैनन्स। और वो जो कैनन्स होते हैं ना, दीज कैनन्स इन अर्ली ह्यूमंस दे वर लॉन्ग, जस्ट लाइक ड्रैकुला। वेम्पायर्स देखें, उनके जो कैनन्स जो बाहर निकलते ना वेम्पायर्स के, दोज आर दी कैनन्स। और वो कैनन्स हमारे जो पूर्वज थे एप लाइक एंसेस्टर्स ऑस्ट्रेलियोपैथिकस, उनमें वो इतने बड़े नहीं थे। उनमें लार्ज तो थे बट माउथ के अंदर ही रहे, माउथ के बाहर, ड्रैकुला जैसे बाहर ना निकले, सिर्फ माउथ के अंदर रहे, वैसे कैनन्स थे। ओके, नेक्स्ट उनका जो पेल्विस था वो ब्रॉड था। पेल्विस यानी हिप रीजन, पेल्विस वॉज ब्रॉड
एंड अपार्ट फ्रॉम दिस उनका जो हेड था वो प्रोट्यूडिंग था, हेड वॉज प्रोट्यूडिंग यानी कि आगे को आता हुआ उनका हेड था, प्रोट्यूडिंग हेड। एंड डेंटल टीथ वॉज लाइक ह्यूमंस, डेंटिशन यानी कि दांतों की अरेंजमेंट वॉज लाइक ह्यूमंस यानी होमो सैपियंस, हमारे जैसी। क्लियर? सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर ऑस्ट्रेलियोपैथिकस। हमारे सबसे पहले पूर्वज ऑस्ट्रेलियोपैथिकस कैसे थे? सिर्फ 120 सेंटीमीटर टॉल थे, यानी 3.5 से 4 फीट की उनकी हाइट थी सिर्फ। ओके, वो एप जैसे दिखते थे, यानी बंदर जैसे। इरेक्ट नहीं थे, दे वर नॉट इरेक्ट, एप लाइक, देयरफॉर दे वर नॉट इरेक्ट नहीं थे, झुके हुए थे, बेंड थे। ओके, क्रेनियल कैपेसिटी, सोचने की शक्ति बहुत कम थी, ओनली 450 to 600 सेंटीमीटर क्यूब थी। चिन उनमें थी एब्सेंट, उनके पास भी चिन नहीं होती थी। कैनेंस यानी कि इंसीसस के बाद ये जो दांत, ड्रैकुला के जो 2 दांत बाहर निकले होते हैं ना, उन्हीं को कैनेंस बोलते हैं। बट हम ड्रैकुला नहीं थे, हम ऑस्ट्रेलियोपैथिकस थे। तो हमारे जो कैनेंस थे ना, वो भले ही लार्ज थे, ऑस्ट्रेलियोपैथिकस के भले ही कैनेंस लार्ज थे, पर वो बाहर नहीं निकलते थे, मुंह के अंदर ही रहते थे। नेक्स्ट, पेल्विस यानी कि हिप रीजन बहुत ही ज़्यादा उनका ब्रॉड था। एंड हेड जो था प्रोट्यूडिंग था, यानी कि ऐसा स्वॉलन प्रोट्यूडिंग हेड। डेंटिशन यानी दांतों की अरेंजमेंट ह्यूमंस जैसी ही थी। देख लिया आपने? तो दिस वॉज ऑल अबाउट योर फर्स्ट एंसेस्टर्स, दैट इज ऑस्ट्रेलियोपैथिकस। ओके, नेक्स्ट यहीं पे मैं कंटिन्यू करती हूँ। हमारे नेक्स्ट एंसेस्टर्स जो हैं उनका नाम है होमो हैबिलस। सेकेंड एंसेस्टर इज आर होमो हैबिलस। तो फर्स्ट एंसेस्टर हमारे हो गए ऑस्ट्रेलियोपैथिकस। ओके, लेट मी चेक whether the spelling is correct. Australopithecus. These were our first ancestors. जिन ancestors के बारे में पढ़ लिया है उनकी हम फोटो, हमारे फ्रेम्स, हम समझो ये हमारा मेमोरी फ्रेम है, ये हमारा है मेमोरी फ्रेम, फैमिली फ्रेम बोल लो, या फिर ये हमारा है फैमिली फ्रेम। दिस इज़ आवर फैमिली फ्रेम। इस फैमिली फ्रेम में हम हमारे पूर्वजों की फ़ोटो लगाते जा रहे हैं। तो सबसे पहले पूर्वज की फ़ोटो लगाई हमने ऑस्ट्रेलियोपैथिकस। नेक्स्ट पूर्वज हमारे कौन होंगे? तो नेक्स्ट पूर्वज है हमारे होमो हैबिलस। उनके बारे में पढ़ा तो है नहीं। तो होमो हैबिलस जो होते हैं ये आपके 150 सेंटीमीटर टॉल होते हैं। कितने होते हैं? 150 सेंटीमीटर टॉल, यानी 4.5 से 5 फीट इनकी हाइट होती है, 4.5 से 5 फीट। ये भी एप जैसे होते हैं, बट ये थोड़े ज़्यादा स्लाइटली इरेक्ट, दे आर एप लाइक बट स्लाइटली इरेक्ट। अब जो ऑस्ट्रेलियोपैथिकस थे उनकी क्रेनियल कैपेसिटी सिर्फ इतनी सी थी, बट जो हमारे होमो हैबिलस हैं इनकी क्रेनियल कैपेसिटी 680 से 735 सेंटीमीटर क्यूब, 680 से 735 सेंटीमीटर क्यूब, ये होती है हमारे होमो हैबिलस की कैपेसिटी। ऑस्ट्रेलियोपैथिकस की अगर बात करूँ तो उनमें चिन एब्सेंट थी, होमो हैबिलस में भी चिन एब्सेंट ही रहेगी। ऑस्ट्रेलियोपैथिकस में कैनिन्स लार्ज थे, होमो हैबिलस में कैनिन्स स्मॉल होंगे। क्या होंगे? कैनिन्स आर स्मॉल कैनिन्स होंगे, छोटे छोटे दांत होते हैं। देन अगर मैं बात करूँ, इनका पेल्विस ब्रॉड नहीं था, कैनिन्स इनके स्मॉल होते हैं। इनका जो पेल्विस था वो ब्रॉड नहीं था, बट इनका हेड जो था वो था लार्ज हेड था। इनका मोशन कैसा था? सो दे हैव बाईपेडल मोशन, वेरी इंपॉर्टेंट, बाईपेडल लोकोमोशन, यानी कि ये 2 पैर से चलते थे। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट देम, होमो हैबिलस ये हमारे पहले एंसेस्टर थे टू यूज़ फायर, यानी फायर का सबसे पहला यूज़ हमारा होमो हैबिलस, हमारे जो पहले एंसेस्टर थे जिन्होंने फायर का इन्वेंशन किया था वो कौन थे? वो थे होमो हैबिलस। तो यहाँ पे अगर मैं उनकी फ्रेम में फ़ोटो डालूँ होमो
हैबिलस, तो उनकी खासियत भी डालूंगी मैं कि ये हमारे पहले ऐसे एंसेस्टर थे जिन्होंने फायर की डिस्कवरी की थी, फायर की डिस्कवरी की थी। क्लियर? तो ये हो गए हमारे सेकंड एंसेस्टर हमारे फैमिली फ्रेम में ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे। उनके बाद आ गए होमो हैबिलस जो थोड़े ज़्यादा डेवलप थे। कैसे, किस वे में वो डेवलप थे? लेट मी सी, कुछ और तो छूटा नहीं है, नथिंग इज लेफ्ट, ओनली वन थिंग कि इनकी बॉडी हेयरी थी, बॉडी वॉज हेयरी, यानी बहुत ज़्यादा बॉडी में बाल थे इनके। ओके, बहुत ज़्यादा बॉडी में बाल थे। इन्होंने फायर की डिस्कवरी की थी। इन्होंने क्या किया था? सिर्फ फायर को डिस्कवर किया था, ओनली डिस्कवर्ड, ओनली डिस्कवर्ड, फर्स्ट एंसेस्टर टू डिस्कवर्ड फायर, सिर्फ उन्होंने फायर को डिस्कवर कर दिया था। अब जो नेक्स्ट एंसेस्टर आएंगे उन्होंने फायर को किया था यूज, होमो इरेक्टस। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखना है तो लिखो, वरना इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। फायर की डिस्कवरी की थी इन्होंने, यूज नहीं किया था। तो यहाँ पे हम आते हैं, फर्स्ट एंसेस्टर्स टू डिस्कवर द फायर वर्स अवा होमो हैबिलस, दे हैव अ वेरी मच हेयर्स ऑन देयर बॉडी, उनके बॉडी में बहुत ज़्यादा हेयर्स प्रेजेंट है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट योर होमो हैबिलस। क्या क्या पढ़ा कि उनकी हाइट ऑस्ट्रेलोपैथिकस से थोड़ी बढ़ गई थी, कितनी थी? 4.5 से 5 फीट, बट स्लाइटली इरेक्ट थे, वो पूरे इरेक्ट नहीं हुए थे, स्लाइटली इरेक्ट थे, एप लाइक फिर भी दिखते थे। क्रेनियल कैपेसिटी थोड़ी बढ़ गई थी, 680 से 735 सेंटीमीटर क्यूब, इतनी ज़्यादा भी नहीं बढ़ी थी। चिन उनमें फिर भी एब्सेंट थी। कैनन्स उनके लार्ज नहीं, स्मॉल हो गए थे। हेड भले ही लार्ज था बट उनका मूवमेंट हो गया था बाइपेडल, यानी कि 2 पैरों से चलते थे, जबकि हमारे ऑस्ट्रेलोपैथिकस 4 पैर से चलते थे। अब हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट एंसेस्टर्स पे जिनका नाम है होमो इरेक्टस। आवर नेक्स्ट एंसेस्टर्स आर कॉल्ड होमो इरेक्टस। Next ancestors is known as Homo erectus. ये थे फर्स्ट टू यूज फायर फॉर कुकिंग, यानी सबसे पहला पका के खाना खाना हमें होमो इरेक्टस ने सिखाया। नाम से ही पता चल रहा है इरेक्टस, यानी कि दे कैन वॉक इरेक्टली, दे कैन वॉक इरेक्टली, स्ट्रेट वॉक कर सकते थे। इनकी जो हाइट है ये हो गई 160 सेंटीमीटर, यानी कि 5 से 5.5 फीट, थोड़ी हाइट इनकी बढ़ गई। क्रेनियल कैपेसिटी इनकी हो गई 800 से 1125 सेंटीमीटर क्यूब। एम आई राइट? 1125 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, इनमें भी चिन एब्सेंट थी, कैनन्स स्मॉल थे, हेड लार्ज था, बाइपेडल लोकोमोशन था। बट ये कैसे थे? दे कैन वॉक कंप्लीट इरेक्टली। और इन्होंने सबसे पहले यूज़ की थी फायर टू कुक, खाना पकाने के लिए सबसे पहले इन्होंने फायर का यूज़ किया था। और वो खाना कैसे बनाया था? बाई हंटिंग एनिमल्स का हंट करके इन्होंने खाना बनाना सीखा। और खाना बनाना कैसे सीखा? बाय द यूज ऑफ फायर। क्लियर? तो ये बात हो गई हमारे तीसरे एंसेस्टर की जिनका नाम था होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस हमारे स्पेशल एंसेस्टर क्यों हैं? क्योंकि होमो इरेक्टस ने ही हमें खाना पकाना सिखाया, फायर से कैसे खाना बना सकते हैं ये हमें होमो इरेक्टस ने सिखाया। तो इनको हम स्पेशल एंसेस्टर्स में डाल सकते हैं। इनकी हाइट कितनी होती थी? इनकी हाइट थी 5 से 5.5 फीट तक की। ये स्ट्रेट इरेक्टली वॉक कर सकते थे। क्रेनियल कैपेसिटी जो थी इनकी वो थी 800 से लेके 1125 सेंटीमीटर क्यूब की। चिन इनमें फिर भी एब्सेंट थी, कैनन्स इनके स्मॉल थे एंड हेड लार्ज और बाइपेडल लोकोमोशन। क्लियर विद दिस थिंग? तो यहाँ पे हमारे होमो इरेक्टस कंप्लीट हो गए। दीज वर आर थर्ड एंसेस्टर्स। आई होप सो आपने ये सब लिख लिया होगा। अब हम आते हैं हमारे फोर्थ एंसेस्टर्स की तरफ। हमारे फोर्थ एंसेस्टर कौन थे? हमारे फोर्थ एंसेस्टर थे 4th, 5th एंड 6th। तो अब हम आते हैं हमारे फोर्थ एंसेस्टर पे। हमारे फोर्थ एंसेस्टर थे निएंडरथल मैन। क्लियर? निएंडरथल मैन। लेट मी क्रॉस चेक द स्पेलिंग।
निएंडरथल, ओके इट्स राइट। सो निएंडरथल मैन वॉज आवर फोर्थ एंसेस्टर। तो हमारे चौथे एंसेस्टर कौन थे? निएंडरथल मैन। इन्हें डाल देते हैं हमारे फ्रेम के चौथे हिस्से पे। अब ये जो एंसेस्टर थे ये थोड़े इनसे ज़्यादा डेवलप होंगे। तो अगर हमें इनकी हाइट के बारे में जानना है तो इनकी हाइट थी 160 फीट, 160 सेंटीमीटर थी, जो 5.5 से लेके 5 से 5.5 अगेन उतनी ही फीट इनकी हाइट थी। यानी समवॉट इनकी हाइट जो थी वो होमो इरेक्टस जैसी थी। अब ये होमो इरेक्टस के बाद आते हैं, तो अगर होमो इरेक्टस वॉक इरेक्टली तो ये भी इरेक्ट थे, ये भी इरेक्टली वॉक कर सकते थे। ठीक है, इनकी अगर खासियत की बात करूं तो इनकी क्रेनियल कैपेसिटी जो थी, इनकी क्रेनियल कैपेसिटी थी 1400 सेंटीमीटर क्यूब। कितनी क्रेनियल कैपेसिटी थी? 1450, सॉरी नॉट ओनली 400, 1450 सेंटीमीटर क्यूब इनकी कैपेसिटी थी। अब इनमें बात करूँ तो चिन यहाँ पे भी एब्सेंट थी, चिन एब्सेंट थी। तो अब तक हम जितने भी एंसेस्टर देखते आ रहे हैं, हमारे ऑस्ट्रेलियोपैथिकस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल मैन, सारे अब तक के 4 हमारे पूर्वजों में चिन नहीं थी, चिन नहीं थी। अगेन इनका भी हेड लार्ज था, इनका भी हेड लार्ज था, इनका भी ब्रॉड हेड था, बट इनके पास लेस, इनका भी बाइपेडल मोशन था। ठीक है, जो चीज़ इनके पहले वाले पूर्वज में हो गई है वो चीज़ इनमें ज़रूर होगी। और नेक्स्ट थिंग, इनके जो हेयर्स थे ना, वो हेयर्स थोड़े लेस अमाउंट में थे। हेयर्स कैसे थे? इनके लेस अमाउंट में हेयर्स प्रेजेंट थे। क्लियर विद दिस थिंग? इनकी खासियत ये थी कि इनके जो फॉसिल्स थे ना, इनके फॉसिल्स हमें बेसिकली मिले थे ये रीजन में, नॉर्थ अफ्रीका, then West Europe and Asia and western part of Europe, western Europe। ओके, सो अब हमारे फ्रेम के नेक्स्ट वाले पूर्वजों पे अगर हम बात करें तो हमारे नेक्स्ट वाले एंसेस्टर थे निएंडरथल मैन। निएंडरथल मैन जो थे वो सम वॉट रिलेटेड टू होमो इरेक्टस, यानी इनकी हाइट भी सेम थी, 160 सेंटीमीटर, 5.5 फीट की। क्रेनियल कैपेसिटी भी थोड़ी ही ज़्यादा थी, मतलब 1450 सेंटीमीटर क्यूब। और ये भी इनकी तरह इरेक्ट वॉक करते थे। दोनों के पास चिन एब्सेंट थी, ब्रॉड फेस था, लार्ज हेड था, लेस हेयर थे। ओके, इनके पास निएंडरथल मैन की स्पेशलिटी क्या है? इनके फॉसिल्स जो है ना, एज आई हैव टोल्ड यू, मोस्ट ऑफ द फॉसिल्स वर फाउंड इन दी अफ्रीकन एंड एशियन कंट्रीज। सिमिलरली इनके जो फॉसिल्स थे वो भी नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका, एशिया और वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप में इनके फॉसिल्स मिले थे। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर नेक्स्ट एंसेस्टर निएंडरथल मैन। ओके, तो अब हमारे फ्रेम में आते हैं हमारे सेकेंड लास्ट एंसेस्टर्स, जो कि हमसे होमो सैपियंस, अभी प्रेजेंट एज वाले ह्यूमन से मोस्ट क्लोजली रिजेंबल करते हैं। आ गए हमारे लास्ट पूर्वज क्रो-मैग्नॉन मैन। ओके, क्रॉस चेकिंग द स्पेलिंग अगेन, क्रो-मैग्नॉन मैन स्पेशल क्यों है? बिकॉज ये हमसे अभी की जनरेशन होमो सैपियन से बहुत ही क्लोज रिजेंबल्स रखते हैं। ठीक है, तो हमारे 5वें एंसेस्टर आ गए फ्रेम में। कौन है वो? क्रो-मैग्नॉन मैन। ओके, अब ये क्रो-मैग्नॉन मैन जो है, इनकी हाइट है 165 सेंटीमीटर, समवॉट 165 to 180 सेंटीमीटर्स तक हो सकती है, यानी कि 5.5 से लेके 6 फीट, अप्रॉक्स वैल्यू में बता देती हूँ, 5 से लेके 6 फीट तक हाइट हो सकती है नॉर्मल क्रो-मैग्नॉन मैन की। इनकी क्रेनियल कैपेसिटी की मैं अगर बात करूं तो इनकी क्रेनियल कैपेसिटी होती है 1450 से लेके 1600 सेंटीमीटर क्यूब। क्लोज रिजेंबलेंस टू आवर प्रेजेंट क्रेनियल कैपेसिटीज। ओके, हमारी क्रेनियल कैपेसिटी इस प्रेजेंट से बहुत ही ज़्यादा क्लोज रिजेंबलेंस है इसका। और अगर मैं अपने ह्यूमंस की बात करूं तो ये क्रो-मैग्नॉन मैन जो थे
दीज क्रो-मैग्नॉन मेंस आर लाइक अस ओनली, तो इनका भी मूवमेंट कैसा होगा, इरेक्ट होगा, और यहाँ पे चिन जो है वो होगी प्रेजेंट। यहाँ पे क्या होगी, चिन प्रेजेंट होगी। एज इफ नाउ कुछ मेंशन है चिन के बारे में, नो तो यहाँ पे भी चिन के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया गया है। तो ऐसा माना जाता है कि शायद ये हमारे पूर्वज हैं, यानी कि हमसे सिर्फ दे आर ओनली 30,000 ईयर्स अगो, 30,000 ईयर्स अगो इनके फॉसिल्स कहाँ मिले थे, इनके फॉसिल्स मिले थे यूरोप में। क्रो-मैग्नॉन मैन जो है ये हमसे सिर्फ 30,000 साल पुराने हैं। क्रो-मैग्नॉन हमसे सिर्फ 30,000 साल पुराने के हमारे एंसेस्टर्स हैं, जो कि बहुत क्लोज हैं हमसे। और इनके फॉसिल्स हमें कहाँ पढ़ने मिले थे, तो इनके फॉसिल्स हमें मिले थे यूरोपियन कंट्रीज़ में। ओके, ये क्रो-मैग्नॉन मैन की अगर एक और मैं चीज़ दिखाऊं तो ये हमारे फर्स्ट एंसेस्टर थे, फर्स्ट एंसेस्टर to use the stone weapons, यानी कि स्टोन से बने हुए जितने भी वेपन्स थे उनका यूसेज हमें हमारे क्रो-मैग्नॉन मैन ने सिखाया। तो वाई दे आर ऑल्सो स्पेशल जस्ट लाइक होमो इरेक्टस, बिकॉज दे वर द फर्स्ट टू यूज स्टोन वेपन्स। ओके, क्रो-मैग्नॉन मैन जो हमारे 30,000 साल पुराने वाले एंसेस्टर्स हैं, उन्होंने हमें सबसे पहले स्टोन के वेपन्स यूज़ करना सिखाया। बट स्टिल दे डिडंट न्यू अबाउट एग्रीकल्चर। उन्हें एग्रीकल्चर के बारे में अभी भी कोई नॉलेज नहीं थी। क्लियर? तो ये थी कहानी हमारे क्रो-मैग्नॉन मेंस के बारे में। ये भी लेस हेयरी थे, सब कुछ पैटर्न इनका ऑलमोस्ट ह्यूमन से रिजेंबल करता था। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ने क्लियर कर ली है हमारी फैमिली फ्रेम। हमारी फैमिली फ्रेम में आ गए हमारे 5 एंसेस्टर्स। कहानी थी 15 से 20 मिलियन ईयर्स पहले की, जब हमारे एंसेस्टर एप लाइक क्रीचर थे। हमारे सबसे पहले एंसेस्टर 15 से 20 मिलियन अगो वाले टाइम में ऑस्ट्रेलियोपैथिकस आए, फिर आए हमारे होमो हैबिलस, फिर होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस हमारे ऐसे एंसेस्टर्स थे जो काइंडली परफेक्ट इरेक्टली वॉक कर सकते थे। और ये होमो इरेक्टस आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये वर द फर्स्ट टू यूज़ द फायर फॉर कुकिंग। और फायर की डिस्कवरी तो होमो हैबिलस ने कर दी थी, बट डिस्कवरी ही की थी सिर्फ, उसको कुकिंग के लिए कैसे यूज़ करना है ये होमो इरेक्टस ने बताया। देन निएंडरथल मैन, और उसके बाद आए हमारे सिर्फ 30,000 साल पुराने एंसेस्टर क्रो-मैग्नॉन मैन, जिन्होंने हमें स्टोन वेपन्स का यूज़ करना बताया था। क्लियर विद दिस थिंग? तो यहाँ पे हमारे सारे एंसेस्टर्स और एंसेस्ट्रल फोटो फ्रेम हो गया ख़त्म। अब हम आते हैं हमारे 6th एंसेस्टर और सबसे लास्ट, जो कि अब हम प्रेजेंटली कहलाए जाते हैं। हम आ गए होमो सैपियंस पे। आई होप सो सब थिंग्स आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। आई एम रबिंग दिस पार्ट राइट नाउ। अब हम देखेंगे हमारे अभी के और हमारे एंसेस्टर्स, एप लाइक एंसेस्टर्स के बीच में क्या फ़र्क था। ओके, तो अब हम देख रहे हैं ह्यूमंस। Now we are talking about Homo sapiens and ape-like ancestor. Homo sapiens and ape-like ancestors, जो कि अभी हमने 5 ancestors पढ़े, ऑस्ट्रेलियोपैथिकस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल मैन एंड क्रो-मैग्नॉन मैन। इनके बारे में जो पढ़ा, इनके और होमो सैपियंस के बीच में क्या फ़र्क है, एप-लाइक एंसेस्टर्स, इनके बीच में और अब वाले मैन में क्या फ़र्क है। तो सबसे बेसिक फ़र्क जो अब तक हम लोग देख रहे हैं, एब्सेंट है। तो होमो सैपियन में चिन जो है वो प्रेजेंट है और एप लाइक में चिन एब्सेंट है। क्या है चिन? एप लाइक में चिन जो है वो एब्सेंट है। होमो सैपियंस में चिन प्रेजेंट है और एप लाइक एंसेस्टर्स में चिन एब्सेंट है। एप लाइक एंसेस्टर्स में जो होता है बेसिकली होमो सैपियंस में बाइपेडल मूवमेंट होता है और इसमें होता है क्वाड्रापेडल। होमो सैपियंस जो है इनकी क्रेनियल कैपेसिटीज़ जो है वो वेरी हाई है
और इनकी क्रेनियल कैपेसिटीज़ जो है वो थोड़ी सी लो है। होमो सैपियंस का एक और बेनिफिशियल पॉइंट देखें तो इनके जो फोर लिम्स हैं, इनके जो लिम्स हैं वो होते हैं फोर लिम्स और हैंड लिम्स, यानी कि हैंड्स और लेग स्ट्रेट होते हैं। इनके लिम्स कैसे होते हैं? स्ट्रेट। और इनके लिम्स कैसे होते हैं? इनके लिम्स होते हैं बेंड। ओके, नेक्स्ट डिफरेंस इनमें क्या दिया है आपकी बुक में? तो आपकी बुक में इनका नेक्स्ट डिफरेंस दिया है, चिन्ह हो गया रिड्यूस्ड हेयर। इनमें जो हेयर होते हैं ना, हेयर्स ऑन बॉडी इज लेस, while here hairs on body is more. Okay, then next thing is इनका जो स्टीप फोरहेड होता है और रिड्यूस्ड ब्रो एज। इनका जो फोरहेड होता है ना, यानी कि माथा, इनका फोरहेड जो होता है वो स्मॉल होता है एंड स्टीप्ड होता है। स्टीप यानी कि एक पर्टिकुलर प्रॉपर शेप में हमारा फोरहेड होता है, वेयरएज इनका फोरहेड, इनका जो हेड होता है, फोरहेड मान लो या हेड मान लो, वो होता है हमेशा लार्ज। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, व्हाट एल्स इज रिमेन्ड इन योर बुक? ओके, यहाँ पे इन्होंने एग्रीकल्चर परफॉर्म कर लिया था, इन्होंने एग्रीकल्चर परफॉर्म कर लिया था होमो सैपियंस ने, बट होमो या फिर जितने भी एप लाइक एंसेस्टर्स थे, हमारे 5 एप लाइक एंसेस्टर्स, उन्होंने एग्रीकल्चर परफॉर्म नहीं किया था, एग्रीकल्चर परफॉर्म नहीं किया था। होमो सैपियंस लिव्ड इन कम्युनिटी, यानी कि ग्रुप बना के रहने लगे, विलेजेस बनाए उन्होंने, सिटीज़ बनाई और कम्युनिटी में रहने लगे, एक होकर, यानी कि ये हमारी कम्युनिटी है, हमारी कम्युनिटी में एक साथ। बट दे डोंट लिव इन कम्युनिटी, क्योंकि इन लोग के पास कम्युनिटी में रहने के लिए ज़रूरत है कम्युनिकेशन की। तो हमारे पास स्पीच की कैपेसिटी थी, स्पीच कैपेसिटी है, स्पीच कैपेसिटी इज़ प्रेजेंट, और इनके पास जो बोलने की स्पीच कैपेसिटी है वो होती है एब्सेंट। सो इस 8 पॉइंट्स क्लियर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay, so this question, the difference between the Homo sapiens and ape-like ancestors, will come in your examinations for 4 marks. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर से, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 4 मार्क के आने के चांसेस हैं। होमो सैपियंस और एप लाइक एंसेस्टर्स के बीच का डिफरेंस। सो 4 मार्क्स के लिए यू आर सपोज टू राइट अबाउट 8 पॉइंट्स। तो ये है आपके वही 8 पॉइंट्स। इन 8 पॉइंट्स में मैंने क्या क्या कवर अप किया है, होमो सैपियंस और एप लाइक एंसेस्टर्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, सबसे पहला तो अभी तक हम यही देखते आ रहे थे कि चिन एब्सेंट, चिन एब्सेंट, चिन एब्सेंट। तो लो, होमो सैपियंस में आके चिन हो गई प्रेजेंट, और इन एप लाइक एंसेस्टर जो हमारे 5 थे उनमें चिन एब्सेंट थी। देन होमो सैपियंस में बाइपेडल मूवमेंट हो रहा था और इनमें क्वाड्रापेडल। होमो इरेक्टस की क्रेनियल कैपेसिटी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, और इनकी क्रेनियल कैपेसिटीज थोड़ी लो थी। कितनी थी होमो इरेक्टस की क्रेनियल कैपेसिटी? 1600 सेंटीमीटर क्यूब, और इनकी क्रेनियल कैपेसिटीज थी 1450 से लेके 1600 भी बोल सकते हैं, या फिर सिर्फ इतनी ही इनकी क्रेनियल कैपेसिटी थी और मोर। होमो सैपियंस की 1600 सेंटीमीटर क्यूब से ज़्यादा हो सकती है, या फिर इनकी एप लाइक एंसेस्टर्स की इन्हीं के बीच में होगी। हमारे होमो सैपियंस में लिम्स जो हैं वो स्ट्रेट होते हैं, हमारे लेग्स और हैंड्स स्ट्रेट होते हैं, बट इनके बेंड होते हैं। हेयर्स ऑन द बॉडी, हम ह्यूमंस में जैसे हम एप से ह्यूमंस बनते गए, हमारी बॉडी के जो हेयर्स है वो रिड्यूस होते गए, बट एप लाइक एंसेस्टर्स दे हैव लॉट्स ऑफ हेयर्स इन देयर बॉडी। हमारा फोरहेड जो है वो स्मॉल है और स्टीप है, यानी कि एक प्रॉपर शेप में है, बट इनका फोरहेड स्टीप नहीं था, इनका लार्ज फोरहेड था बिना किसी शेप के। एग्रीकल्चर, यहाँ तक एप लाइक एंसेस्टर्स ने फायर डिस्कवर कर ली, चलो पका के खाना खाने भी लगे, और खाना बनाने के लिए एनिमल्स को हंट करना है तो स्टोन के वेपन्स बना के हंट भी कर लिया। बट इनके पास जो चीज़ होती है एग्रीकल्चर, वो उनको नॉलेज नहीं थी। तो होमो सैपियंस जब आए उनको नॉलेज हुई एग्रीकल्चर की। नेक्स्ट, दे लिव्ड इन कम्युनिटी। होमो सैपियंस लिव्ड इन कम्युनिटी, उन्होंने कम्युनिटी फॉर्म की, कम्युनिटी की वजह से उनने बनाए विलेज, विलेजेस से बन गई वो सिटीज़ जिनमें हम अभी प्रेजेंटली रिसाइड करते हैं।
तो ये थी होमो सैपियंस की कहानी कि उन्होंने विलेज से सिटीज बनाई, कम्युनिटी बन गई। बट अगर एप लाइक एंसेस्टर्स की बात करूँ तो उनमें कम्युनिटी नहीं थी। अब कम्युनिटी वर्ड का डायरेक्ट रिलेशन होता है कम्युनिकेशन से। कम्युनिटी वर्ड का डायरेक्ट रिलेशन किससे होता है? कम्युनिकेशन से। अगर आपके पास कम्युनिकेशन पावर है तो आप लोगों को इकट्ठा करके कम्युनिटी बना सकते हैं। बट यहाँ पे लोगों के पास कम्युनिकेशन पावर ही नहीं थी, बोल नहीं पाते थे एप लाइक एंसेस्टर्स। कोई लैंग्वेज नहीं थी, कोई स्पीच नहीं थी पर्टिकुलर, उनके पास कोई लैंग्वेज नहीं थी, तो वो कैसे एक दूसरे की फीलिंग शेयर करते, कैसे कम्युनिटी को इकट्ठा करते। बट होमो सैपियंस हैड अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, उनकी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज हो गई जिसके थ्रू वो कम्युनिकेट करते हैं अपनी लैंग्वेज वाले लोगों से, एंड दे यूज टू फॉर्म अ कम्युनिटी। सो दिस वॉज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एप लाइक एंसेस्टर्स एंड होमो सैपियंस। विद दिस यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है क्रिस्टल क्लियर्ड एंड फिनिश। इस चैप्टर में हमने अभी तक क्या पढ़ा? तो इस चैप्टर में हमने स्टार्ट किया था व्हाट इज एवोल्यूशन, एवोल्यूशन की डेफिनेशंस पढ़ी, कुछ थियोरीज पढ़ी। उसके बाद टॉपिक 2 आता है इस चैप्टर का, थियोरीज ऑफ एवोल्यूशन, जिसमें 2 वेरी इंपॉर्टेंट थियोरीज पढ़ी हमने। सबसे पहले इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, दैट इज लेमार्किज्म, और सेकेंड थियोरी हमने ये पढ़ी थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन विच वॉज गिवन बाय डार्विन, ऑल्सो नोन एज डार्विनिज्म। हर थियोरी के एक एग्जाम्पल देखिए। लेमार्किज्म में जिराफ वाला एग्जाम्पल, और डार्विनिज्म में हमने देखा बिस्टॉन बिलेरिया, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज पेपर मॉथ, जो कि ब्लैक और वाइट दोनों कलर्स में अवेलेबल थे। नेक्स्ट हमने इस टॉपिक का थर्ड पॉइंट देखा अबाउट द ह्यूमन एवोल्यूशन। ह्यूमन एवोल्यूशन में हमने देखा कि ह्यूमंस के कितने एंसेस्टर्स थे। सो तो वी हैव 5 एंसेस्टर्स इन ह्यूमन। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियोपैथिकस, होमो हेबिलस, होमो इरेक्टस, देन निएंडरथल मैन, क्रो-मैग्नॉन मैन। These were the 5 ape-like human ancestors. उसके बाद आते हैं हम developed human ancestors, जिनको हम बोलते हैं Homo sapiens. अब ये Homo sapiens जो थे, इनके और ape-like ancestors के बीच में हमने difference देखा, and with this we made our chapter crystal cleared. So I hope you like this video. For more such interesting videos and biology lecture, do subscribe to our channel Tuition Wala Foundation. And अगर आपको बाकी chapter biology ICSE से related देखने हैं तो do visit our channel playlist. And thank you for watching this video. Hope to see you in the next session.